हाँ सर, स्टार्ट करते हैं हम लोग। मेरी स्क्रीन विजिबल है क्या? ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग बेसिकली सेल्स फोर्स आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा लास्ट सेशन था वो सेल्स फोर्स के बारे में था, जिसमें हम लोग ये समझे थे व्हाट इज सेल्स फोर्स, व्हाट इज सीआरएम, और इन इन सब चीज़ों में हम लोग बारे में पढ़ा था हमने। तो आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली फोकस करेंगे थोड़ा सा सेल्स फोर्स के आर्किटेक्चर के बारे में, और इसके अलावा हम लोग थोड़ा देखेंगे कि व्हाट इज लाइक मेटा डेटा। मेटा डेटा क्या होता है सेल्स फोर्स में, और मेटा डेटा आर्किटेक्चर क्या होता है, और कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है सेल्स फोर्स में, जैसे सैंड बॉक्स हुआ, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हुआ, कस्टम ऑब्जेक्ट हुआ, प्रोफाइल हुआ। इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा समझेंगे कि व्हाट आर द टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन सेल्स फोर्स। और थर्ड चीज जो आज हम देखेंगे वो है सैंडबॉक्स क्या होता है सेल्स फोर्स में, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंडबॉक्स, एंड what is the role of sandbox, why there are like lot of sandboxes used in development purposes and testing purposes। और उसके बाद हम लोग देखेंगे सेल्स फोर्स एडिशन क्या होते हैं, और उसके लास्टली हम लोग देखेंगे आज के लेक्चर में सेल्स फोर्स लाइसेंस के बारे में। ठीक है। तो let's start today's first thing, that is about Salesforce architecture. So Salesforce architecture is basically like it is divided in three different parts, that is multi-tenant, metadata and API। अब सेल्सफोर्स आर्किटेक्चर को इस तीन विभाग में बांटा गया है, और इसमें बेसिकली हम ये समझते हैं कि मल्टी टेनेंट का मतलब क्या होता है। कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक एक मल्टीपल ग्रुप्स है, मेरे पास मल्टीपल ग्रुप्स इन द सेंस कि मेरी एक कंपनी है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन आई हैव, एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन हैव डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। Now they have a departments of sales, they have a departments of marketing, they have a department of service team, and they have a department of HR। Now different different departments needs to be connected at some kind of platform। एक प्लेटफॉर्म चाहिए मुझे जहां पर मैं सारे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को एक साथ ट्रैक कर पाऊं, उनके वर्क प्रोग्रेस को देख पाऊं, उनकी प्रोडक्टिविटी देख पाऊं। तो इन सारी चीजों को अगर हम एक डिटेल में, अगर प्रोसेस एक प्रोसेस ओरिएंटेड के वे में देखें, तो उसके लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज की गई है यहाँ पे वो है मल्टी टेनेंट। तो मल्टी टेनेंट में हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज लाइक यू हैव अ डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, एंड यू वांट टू कोलैबोरेट ऑल दोस डिपार्टमेंट्स एट अ सिंगल प्लेस, एंड यू वांट टू चेक एवरी डिपार्टमेंट and track every user or every employee that you have, what kind of work they are doing, what is the way of they are doing work, how much time they are taking for some task to complete, and what are your like future plans। everything is like dependent on that। ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे क्या होता है कि वी हैव डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, लेकिन सबके लिए हम सेम सर्वर यूज करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे हम डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो मल्टी टेनेंट यही कहता है, जो सेल्सफोर्स का पहला आर्किटेक्चर बेसिक है, कि इट इज अ बेस्ड ऑन अ मल्टी टेनेंट प्लेटफॉर्म। सो मल्टी टेनेंट इज अबाउट ऑल these डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। एंड इसमें ये भी चीज है कि इट इज लाइक वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। अगर आप देखोगे तो ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होता है एक बिजनेस के पर्पज से सोचा जाए तो। उसके अलावा अगर आप सेम सर्वर यूज कर रहे हो तो आपका डेटा एक जगह स्टोर हो रहा है, आपके लिए ट्रैक करना आसान है, आपके लिए स्टोरेज आसान है, आपको उसको आपके लिए उसकी लाइसेंसिंग काफी आसान हो जाती है। ये सारा फायदा होता है हमारा मल्टी टेनेंट। अब बात करते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक की, जो है सेल्सफोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट, ये है मेटा डेटा। मेटा डेटा के बारे में बात करें हम, तो मेटा डेटा बेसिकली क्या होता है, इट्स अबाउट अ डेटा विच स्टोर्स अ इंफॉर्मेशन व्हाट काइंड ऑफ डेटा इट विल परफॉर्म। अब मेटा डेटा एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है सेल्सफोर्स में। सेल्सफोर्स में अगर देखा जाए तो हर कुछ जितना भी जो भी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट या जो भी वेब एलिमेंट आप सेल्सफोर्स पे देखते हो, वो सब कहीं ना कहीं मेटा डेटा होता है। आप एक सिंपल सा नेम फील्ड किसी का स्टोर करा रहे हो, किसी कस्टमर का नेम स्टोर करा रहे हो, या उसके पर्सनल डिटेल्स को स्टोर करा रहे हो। तो सेल्सफोर्स जब अपने डेटाबेस में वो डेटा सेव करता है, तो इट सेव्स इन द फॉर्म ऑफ मेटा डेटा। सो इट नॉट ओनली जस्ट एक यूजुअल डेटाबेस की तरह नहीं होता है यहाँ पे, कि एक कोई डेटाबेस में कोई फील्ड ऑब्जेक्ट होगा, फील्ड में जाके वो डेटा स्टोर होगा, ऐसा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर क्या है कि एक डेटा स्टोर हो रहा है, और वो डेटा ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर्ड वे में वहां पे सेव होता है, और वो बताता है कि व्हाट यू वांट टू कीप दिस डेटा फॉर। अगर मेरे पास कोई नेम आया किसी कस्टमर का, तो मुझसे ये सेल्सफोर्स मुझसे पूछेगा कि वेर यू वांट टू यूज दिस डेटा।
अब एक ऐसा डेटा जो डेटा सेव भी कर रहा है प्लस ये भी बता रहा है कि इस डेटा के साथ आप क्या करना चाहते हो। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ मेटा डेटा इन सेल्स फोर्स। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें समझते हैं हम लोग मेटा डेटा के बारे में। मैंने अभी बहुत बेसिक सा डेफिनेशन दिया है कि मेटा डेटा होता क्या है। इट्स अबाउट द डेटा, इट स्टोर्स द डेटा इन ए शेयर डेटाबेस along with the data। अब ये मैंने जैसा अभी बताया कि इट नॉट ओनली स्टोर्स द डेटा बट इट ऑल्सो शोज व्हाट विल द डेटा डज। ओके। तो अब टेनेंट स्पेसिफिक बात करें अगर हम, जैसा कि हमने पहली चीज पढ़ी थी कि मल्टी टेनेंट का मतलब मैंने बताया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं और हर डिपार्टमेंट के साथ एक कोलैबोरेशन करना, एक सर्वर पे सेव करना। उसी तरीके से ये मल्टी टेनेंट वाली चीज है, उसको सिंगल टेनेंट के भी फॉर्म में सेव किया जा सकता है। सेल्सफोर्स ऑल्सो यूजेस दिस एज अ सिंगल टेनेंट। अब सिंगल टेनेंट के फॉर्म का एग्जाम्पल है मेटा डेटा। अब एक सिंगल टेनेंट में क्या होता है कि जैसे एक यूजर है, एक यूजर का एक डेटा मुझे सेव करना है, तो वो भी जाकर एक स्पेसिफिक डेटाबेस में सेव हो। और अगर मुझे उस डेटा को ग्रुप वे में सेव करना है कि मेरे पास मल्टीपल डेटाबेस में एक मेटा डेटा के फॉर्म में वो डेटा सेव हो, शेयर डेटा की तरह सेव हो, तो मैं वो भी चीज कर सकता हूँ सेल्सफोर्स के थ्रू। अब अगर आप इस ध्यान से इस आर्किटेक्चर को देखोगे, लाइक, तो यहाँ पे आपको दिखेगा क्या कि देयर इज लाइक ए पॉलीमॉर्फिक फॉर्मिक एप्लीकेशन दैट वी आर कॉलिंग एज वेब ब्राउजर। और जब ये वेब ब्राउजर रन करता है, रन टाइम इंजन पे जाता है, तो these are the three different things that happens. The first is tenant specific metadata, the second is common metabase, and third is the original data that you store। अब इसको ऐसे समझते हैं कि आपने कोई डेटा स्टोर करना है, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन आया क्लाइंट का, किसी कोई मेरे पास क्लाइंट आया और मुझे उसका कुछ इंफॉर्मेशन मिला कि व्हाट काइंड ऑफ सर्विस दे आर लुकिंग फॉर एंड व्हाट इज देयर बजट फॉर दिस काइंड ऑफ रोल एंड हाउ मच टाइम दे वांट टू टेक दिस टास्क टू बी डन। तो ये जो इंफॉर्मेशन जो कस्टमर हमें दे रहा है कि मुझे ये काम करवाना है आपकी कंपनी से, मेरे पास मेरा बजट है, मुझे इतने ड्यूरेशन में ये सब चीजें चाहिए, तो ये एक रॉ डेटा है, दिस इज नॉट अ स्ट्रक्चर्ड डेटा। तो इस रॉ डेटा को एक स्ट्रक्चर्ड वे में डेटाबेस के अंदर स्टोर करना, प्लस इस बात का भी ध्यान रखना कि मुझे ये डेटा, जैसे जैसे सिस्टम या प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा, तो मुझे अपने सर्विसेज के साथ इस डेटा को अलग अलग जगहों पे यूज भी करना है। तो ये सारा प्रोसेस जो है, एक सिंपल से रॉ डेटा से लेकर एक प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल सोर्सेस पे जाके डेटा का यूटिलाइजेशन करना, ये सबका सब जिस तरीके से करते हैं हम, उसी आर्किटेक्चर को हम यहाँ मेटा डेटा आर्किटेक्चर में समझेंगे। ठीक है। कोई डाउट है आपका यहाँ पे पहले मल्टी टेनेंट और मेटा डेटा में, तो प्लीज फील फ्री टू आस्क, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल्सफोर्स आर्किटेक्चर का। या राइट, 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 या एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। हम्म, हम्म, राइट। यस, 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 बिल्कुल। अगर आप बिल्कुल सही बता रही है गीतांजलि जी, क्योंकि अगर आप इसको एक बड़ा छोटे से एग्जांपल में समझोगे तो यही होता है ना कि मैं एक बिजनेस चला रहा हूँ और मेरे पास एक क्लाइंट आता है, तो मेरे पास एक रॉ इंफॉर्मेशन होता है। मेरी बात उससे 2 मिनट कॉल पे हुई, कस्टमर से, क्लाइंट से, तो वो मुझे एक रॉ इंफॉर्मेशन देता है कि ओके, योर ऑर्गेनाइजेशन इज गिविंग सर्विसेज फॉर दिस रोल। मैंने बोला हाँ, दिस इज गिविंग अस। तो अब वो बताते हैं कि नहीं, मुझे ये बजट है मेरा, मुझे पास ये इंफॉर्मेशन है, मुझे ये सब चीजें चाहिए। तो इस रॉ डेटा को एक स्ट्रक्चर्ड वे में सेव करना, प्लस उस डेटा के साथ आगे प्ले अराउंड करना है हमें। तो ये जो प्रोसेस है हमारा, जो हमारा टाइम एफिशिएंसी बच जाएगा अगर ये डेटा सही तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में हो जाए। एक रॉ डेटा को स्ट्रक्चर्ड कर दिया हमने, प्लस उस डेटा को हम एग्जैक्ट उन्हीं जगह पे जाके सेव कराएं जहां पे हमें चाहिए। अब ये क्लाइंट का डेटा है,
अब क्लाइंट के पर्सनल रिकॉर्ड्स, क्लाइंट की क्या सर्विस चाहिए और क्या क्या प्रोसेसेस चाहिए, अब मुझे ये चीज अपनी मार्केटिंग टीम को भी देना है, अपनी सेल्स टीम को भी देना है। और मुझे ये इंफॉर्मेशन कि क्लाइंट का बजट लेट से $10,000 है, तो मुझे $10,000 का बजट अपने अकाउंट टीम्स को भी देना है। अब डिफरेंट डिफरेंट टीम्स को एक सिंपल से रॉ डेटा से इंफॉर्मेशन निकाल के मैं दे रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए। So that is where this Salesforce takes this place. Okay. Talking about the third thing, अब बात करते हैं तीसरी चीज की, that is a API. So API, you are like already familiar with API. What is it? Application Program Interface. The way we use it in general purpose. Same way the Salesforce works. In Salesforce also we send a request and there is a response from the server. So that is how the API works here also. But what makes it different from the other APIs is that it takes data in a form of metadata. As I told you, the data is does not is just a data. It also shows us what you want to perform action out of this data. So a data which stores information, what it will do, that is what मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अदर एप्लीकेशंस। ठीक है, तो बात करते हैं एपीआई सर्विसेज की। तो एपीआई सर्विसेज में बेसिकली क्या होता है कि हम एक डेवलपर के थ्रू एक कस्टमर एक सेल्सफोर्स एप्लीकेशन को कस्टमाइज कराते हैं। और जब वो एप्लीकेशन कस्टमाइज होता है, तो ऐसा होता है कि कुछ मुझे कहीं ना कहीं मेरे जो क्लाइंट्स हैं या थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं, उनको मुझे इंटीग्रेट करना पड़ता है। अब सब कुछ मेरे सेल्स फोर्स पे तो नहीं हो सकता। मैंने एक डेवलपमेंट किया है, मैंने एक प्रोसेस बिल्ड करी है, या तो मैंने अपने डेवलपर से कराया है या मैं सेल्स फोर्स कंपनी के थ्रू करवा रहा हूँ। तो एक प्रोसेस तो बिल्ड हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मेरी कंपनी की अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो सेल्स फोर्स पे नहीं है, वो किसी और प्लेटफॉर्म पे है। लेट से वो रिएक्ट पे है या पीएचपी पे है, किसी के और डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग सीआरएम्स पे है। तो मुझे वहां का डेटा अपने सेल्स फोर्स में चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे वो एपीआई इंटीग्रेशन करना पड़ेगा अपने बिजनेस प्रोसेस के साथ, तभी जाकर मैं उन डेटा को भी फेच कर लूंगा और उनके साथ अपने बिजनेस प्रोसेस को इंटीग्रेट करके अपनी अपनी टाइम प्रोसेस को इंप्रूव कर पाऊंगा, अपनी इफिशिएंसी इंप्रूव कर पाऊंगा। तो ये सारी चीजें हम एपीआई सर्विसेज में कर पाते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब हम एपीआई के बारे में थोड़ा और डीप में जानेंगे। अभी फिलहाल तो मैंने एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया है आपको। ठीक है, अब कुछ टर्मिनोलॉजीज की बात करते हैं। जैसा कि मैंने पहली चीज बताई है अभी, सेल्सफोर्स आर्किटेक्चर बेसिकली क्या होता है, मेटा डेटा आर्किटेक्चर क्या होता है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेल्सफोर्स आर्किटेक्चर का। द फर्स्ट इज मल्टी टेनेंट, द सेकंड इज द मेटा डेटा एंड द थर्ड इज द एपीआई। ठीक है, बात करते हैं हम अपने सेकंड टॉपिक की, दैट इज टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन सेल्सफोर्स ऑर्ग। अब टर्मिनोलॉजीज की बात करें तो ये टर्मिनोलॉजीज ये ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम सेल्सफोर्स में यूजुअली यूज करते हैं। कोई भी डेवलपर या बिजनेस एनालिस्ट, एडमिन, क्यूए, टेस्टर्स, ये सब एक बेसिक लैंग्वेज यूज करते हैं सेल्सफोर्स में किसी भी चीज को किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, किसी भी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए। तो उन टर्मिनोलॉजीज को हम समझते हैं पहले। तो जो पहली चीज है टर्मिनोलॉजीज मैंने यहाँ पे बताया, वो है ऐप। बेसिकली एक ऐप क्या होता है, सेल्सफोर्स में जितनी चीजें होती हैं वो सबका सब ऑब्जेक्ट्स है। जैसे कि किसी भी वेब एप्लीकेशन पे आप देखते होंगे कि किसी भी वेबसाइट पर जितने भी फील्ड्स होते हैं, चाहे वो ड्रॉप डाउन हो, कोई या बस कोई बटन हो या फिर कोई चेक बॉक्स हो, सबका सब एक वेब एलिमेंट है। उसी तरीके से सेल्सफोर्स में जो भी चीज आपको दिखती है वो सब सबके सब ऑब्जेक्ट्स हैं। तो हम सेल्सफोर्स में ऑब्जेक्ट्स की तरह डिफाइन करते हैं, एवरीथिंग व्हाट यू सी इन सेल्सफोर्स ऑर्ग इज बेसिकली एन ऑब्जेक्ट। तो अब जो भी ऑब्जेक्ट है वो कहीं ना कहीं एक डेटा स्टोर कर रहा है अपने आप में भी। नॉट ओनली जो डेटा आप फीड करोगे सेल्सफोर्स में, बल्कि ऑलरेडी कुछ इंफॉर्मेशन सेल्सफोर्स भी देता है, वो डेटा भी एक मेटा डेटा के फॉर्म में ही सेव होता है। तो सेल्सफोर्स में कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है, जैसे विजुअल फोर्स पेजेस होते हैं, क्लासेस होते हैं, ऐप होता है। तो एक ऐप बेसिकली क्या है कि एक डिफरेंट डिफरेंट विजुअल फोर्स पेजेस, क्लासेस, इंडिपेंडेंट, ये सारी की चीजों का एक कोलैबोरेशन होता है। इस बेसिकली लाइक ए एप्लीकेशन इन इटसेल्फ, व्हाट वी कॉल्ड एज अ नॉर्मल प्ले स्टोर पे जो ऐप होता है, कुछ उसी तरीके से होता है। पर ये ऐप सेल्सफोर्स अपने हिसाब से बिल्ड करता है। जो भी चीज हम वेब में देते हैं उसी तरीके से सेल्सफोर्स अपने उसी वेबसाइट को, अपने उसी सीआरएम प्रोसेस को ऐप के फॉर्म में भी आप यूज कर सकते हो। ये सब चीजें इसमें बताई गई है। ठीक है, बात करते हैं हम सेकंड चीज की, जो है इंस्टेंस से रिलेटेड। तो इंस्टेंस क्या होता है, बेसिकली इंस्टेंस जो है हमारा एक कॉन्फ़िगरेशन है, एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन जब आप किसी सेल्सफोर्स ऑर्ग पे या सर्वर पे लॉगिन करते हो,
तो कहीं ना कहीं एक डेटा जनरेट होता है कि यू हैव लाइक साइंड इन फॉर दिस ऑर्ग और दिस सैंडबॉक्स, और उस डेटा को कहीं ना कहीं एक सर्वर पे सेव करते हैं। तो जो इस पूरे प्रोसेस को हम एक इंस्टेंस बोल रहे हैं। तो अब होता क्या है कि एक बिजनेस प्रोसेस में मल्टीपल एम्प्लॉयज हैं, मल्टीपल कस्टमर्स हैं। अब इतने हजारों लाखों लोग एक साथ लॉग इन कर रहे हैं आपके सर्वर पे। अब कौन क्या ट्रैक कर रहा है, कौन किस जगह पे प्रोसेस पे जा रहा है, तो ये जो इंफॉर्मेशन है, इसको स्टोर करने के लिए जो हम टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं यहाँ पे, उसको हम इंस्टेंस बोल रहे हैं। तो बेसिकली क्या होता है, ये मैंने जैसा बताया कि इट इज स्पेसिफिक टू द यूजर कि व्हाट लाइक यूजर इज डूइंग, लाइक व्हेन द इंस्टेंस इज क्रिएटेड बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ ए यूजर, इट विल बी चेंज बेस्ड ऑन द रीजन फ्रॉम वेयर द यूजर लॉग्स इन। अब ये न केवल आपके इंफॉर्मेशन को ट्रैक कर रहा है, बल्कि ये भी ट्रैक कर रहा है कि आप कहाँ से लॉग इन कर रहे हो, आप किस रीजन से लॉग इन करो। जनरली सेल्स फोर्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन्स के लोग लॉग इन करते हैं। तो उनके इंफॉर्मेशन को ट्रैक करना, उनके सारी चीजों को एक प्रोसेस के हिसाब से सेव करके रखना, और किसी ने अगर कोई अगर डेटा ब्रीच हो रहा है, उसका भी ध्यान रखना, सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना, ये सारी चीजें हम इंस्टेंस में देखते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक नया चीज है, एक सुपर पॉड है। सुपर पॉड बेसिकली एक तरह का फ्रेमवर्क होता है, और एक बैलेंसर आप कह सकते हो, कि इसे आप जैसे लॉग इन करते हो सेल्सफोर्स पे, तो आ, वहां पर आपके पास एक ऑलरेडी फ्रेम स्ट्रक्चर डिजाइन रहता है, या तो एक सेल्सफोर्स ने खुद से बना के डिजाइन करके दिया है आपको, या तो आपकी कंपनी के प्रोसेस के हिसाब से वो एक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। तो हर एक सेल्सफोर्स कंपनी हर एक सेल्सफोर्स यूज करने वाली कंपनी, जो भी बिजनेस सेल्सफोर्स को यूज कर रहे हैं, चाहे सेल्सफोर्स के सर्विस क्लाउड को यूज कर रहे हैं या मार्केटिंग क्लाउड को यूज कर रहे हैं, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड्स को यूज कर रहे हैं, तो वो अपने हिसाब से एक डैशबोर्ड डिजाइन करते हैं। वो अपने हिसाब से अपने सारे क्या बोलते हैं, हेडर होता है ना, हेडर हेडर डिजाइन करते हैं, अपने हिसाब से रिपोर्ट्स डिजाइन करते हैं। तो वो एक प्रेजेंटेशन जो है, उस प्रेजेंटेशन को हम कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर्ड वे में जब हम दिखा रहे हैं, तो हम उसको सुपर पॉड के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी का, जो है सेल्सफोर्स में, वो है ऑर्गेनाइजेशन, इसको ऑर्ग भी बोलते हैं। ये एक सिंगल कंज्यूमर सेल्सफोर्स एप्लीकेशन के लिए होता है। जैसे कि अगर आप सेल्सफोर्स की वेबसाइट पे अगर हिट कर रहे हो, या जैसे salesforce.com या फिर developerforce.com, तो आप कहीं ना कहीं एक ऑर्ग पे जाकर एक डेटा ट्रिगर करवा रहे हो, कहीं ना कहीं एक इंफॉर्मेशन जा रहा है, और वो इंफॉर्मेशन सेल्सफोर्स के उस स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेस को हिट करेगा। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर एक सिंगल यूआरएल होता है, हर एक कंपनी का एक यूआरएल होता है। उसी यूआरएल पे लाखों लाख कस्टमर एक साथ लॉगिन करते हैं। तो किसको क्या दिखाना है, जैसे किसी ने अगर लॉगिन किया एज ए कस्टमर, या एज ए टेक्नीशियन किसी ने अगर लॉगिन किया, तो कौन क्या इंफॉर्मेशन दिखेगा, किसको क्या चीज दिखेगी, ये सारी चीजें सबके लिए अलग अलग होती है। हालांकि सबके सब एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट के लोग हैं, पर सबका जो लेआउट है पेज का, सबके जो लॉगिन करने के बाद का जो प्रेजेंटेशन उनको दिख रहा है, वो अलग अलग रहता है। तो उस चीज को कस्टमाइज करने के लिए हम यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का यूज, ये गीतांजलि पूछे कुछ क्वेश्चन आपका। ये बताओ। हम्म। 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 राइट, राइट, राइट। हम्म। राइट, राइट। हाँ, राइट, हम सेम यूआरएल यूएट ही देते हैं, बस जैसे इरेस्पेक्टिव कि हम prod और यूएटी और ये अलग रखते हैं प्रोडक्शन के लिए। पर राइट, 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 एग्जैक्टली एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा और क्लियर करने के लिए। हम्म।
राइट, राइट। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इंडिया में अर्बन क्लैप एक यूज होता है। अर्बन क्लैप एक तरह का बिजनेस है जो आपके घर पे आके सर्विसेज प्रोवाइड करती है। किसी को क्लीनिंग से रिलेटेड सर्विस लेना है, या फिर किसी को कोई टेक्नीशियन चाहिए घर में, या प्लम्बर चाहिए, तो ये सारी चीजें, या सलन का काम चाहिए, तो ये सारी चीजें एक अलग अलग काइंड के रोल के लोग आते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेके अभी समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। और लेट्स से मेरे पास ये टेक्नीशियन है। एक सिंपल सा बिजनेस प्रोसेस समझते हैं पहले, तो इससे हमारा ना कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये सेल्सफोर्स क्यों इतना बड़ा रोल प्ले कर रहा है, और कैसे सेल्सफोर्स इतने कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को इतना इजी कैसे कर दे रहा है। तो अब जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कस्टमर है। लेट्स से मैं यहाँ दिल्ली में बैठा हूँ, और दिल्ली में मुझे एक प्लम्बर की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक प्लम्बर की रिक्वायरमेंट के लिए अर्बन क्लैप को कॉल किया। और अर्बन अर्बन क्लैप की जो कस्टमर सर्विस टीम है, जो सपोर्ट की टीम है, उन्होंने मुझे बताया कि यस व्हाट यू नीड। अब वो क्या कर रही है, वो वो मेरे पिन कोड के हिसाब से, मैंने उसको अपना पिन कोड दिया, उसने उस पिन कोड के हिसाब से मेरे नियर बाई प्लेसेस में जितने भी टेक्नीशियंस अवेलेबल हैं, उनके साथ उनका एक टाई अप होगा। अब वो क्या करती है कि इन इन सारे टेक्नीशियन को कुछ कमीशंस देती है, और उस कमीशन में से मतलब कुछ कमीशन चार्ज करने के अलावा बाकी चीजें उस कस्टमर के पास उनको इंफॉर्मेशन शेयर कर देती कि आप यहाँ जाकर इसको फिक्स करो। तो अब मैं एज ए अब इसको मैंने जो चीजें बताई, अब इसको एक प्रोसेस के हिसाब से समझते हैं। अब एक्चुअल में होता क्या होगा। होता ये है कि जो मैंने कॉल किया अर्बन क्लैप पे, अर्बन क्लैप के ऑपरेशन टीम ने, सपोर्ट टीम ने एक मेरे नाम से टिकट जनरेट कर दी। अब इस टिकट में क्या होगा कि एक इन्फॉर्मेशन होगा। ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल रॉ डेटा होगा। ये रॉ डेटा क्या होगा कि रिक्वायरमेंट क्या है, और रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक रिक्वायरमेंट क्या है कस्टमर की। रिक्वायरमेंट के बाद वो उससे चार्ज पूछेंगे कि व्हाट वी विल चार्ज यू लाइक 1000 INR। ओके। अब और आपका जो ये केस है, आपका जो ये आपको कितनी देर में फिक्स करवाना है सर, आप यू वांटेड टू डू इट लाइक इन 2 आवर्स, 4 आवर्स, और 24 आवर्स, बेस्ड ऑन द इमरजेंसी ऑफ दैट केस। उनके चार्जेस कुछ होंगे। ठीक है। और अब इस प्रोसेस के, इस रॉ इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो अर्बन क्लैप टीम बोलती है कि ओके सर, वी विल असाइन यू समबडी, एंड द टेक्नीशियन विल विजिट यू इन लाइक नेक्स्ट 30 मिनट्स और नेक्स्ट 20 मिनट्स। उसने ऐसा करके बता दिया, पर एक्चुअल में प्रोसेस क्या हो रहा है पीछे। पीछे प्रोसेस ये हो रहा है कि इस रॉ इंफॉर्मेशन को ऑपरेशन टीम ने जाकर जाके अपने एक केस में जाके सेव कर दिया सेल्स फोर्स में। मैं आगे आपको आगे बताऊंगा कि जो ऑपरेशन टीम है वो एक टिकट जनरेट कर रही है, और टिकट में जाके एक केस बना रही है। इस केस में इस कस्टमर का सारा इंफॉर्मेशन होगा। मैंने सिर्फ एक बेसिक इंफॉर्मेशन लिया, इसके पर्सनल डिटेल, इसके एड्रेस, क्या चार्जेस अप्लाई कर रहे हैं, ये सारी चीजें होंगी। और अब ये क्या कर रही है कि टेक्नीशियन को बोल रही है कि टेक्नीशियन को कैसे मालूम चलेगा कि दिस इज द थिंग जहां पे मुझे जाना है। टेक्नीशियन ने अपनी एक वेबसाइट बना रखी है, इसका अपना एक गराज है, इसकी अपनी एक दुकान है, शॉप है। वहां पे इसने क्या कर रखा है, इसने अपनी वेबसाइट बनवाई है PHP पे। लेट्स से इसने बनाई है www.plumber.com। अब इसने ये बना रखा है, मान लीजिए लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब इसकी इस वेबसाइट को मेरी कंपनी ने अपना और सब कुछ बनाया है सेल्सफोर्स पे। अब ये इंफॉर्मेशन प्लम्बर.com वेबसाइट से कहाँ उठ के चली आएगी, ये सीधा आएगी मेरे पास। यहाँ आएगी, इस टिकट के अंदर इंफॉर्मेशन चली आएगी कि अब ये वाला टेक्नीशियन असाइन होगा, और ये इस टेक्नीशियन के पास इंफॉर्मेशन गया कि मुझे इस कस्टमर के पास जाना है, और इस कस्टमर के पास जाने के बाद मुझे वहां जाकर एक प्रोसेस कंप्लीट करना। अब ये जितनी भी इंफॉर्मेशन फिल करेगा अपने URL पे जाकर, वो सारा इंफॉर्मेशन फेच होके सेल्सफोर्स पे चला आएगा। अब ये इंफॉर्मेशन फिल होने के बाद जब कस्टमर वो प्रॉब्लम फिक्स हो जाता है, तो टेक्नीशियन को फिर से एक फोटो, लेट से टेक वो एक फोटो ले रहा है, एक वीडियो शूट करके वापस उस साइट पे अपलोड करेगा। अपलोड करने के बाद यहाँ मुझे एज ए ऑपरेशन टीम या एज ए कस्टमर सर्विस टीम मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, जो द टेक्नीशियन हैज विजिट एट 11 AM। नाउ ही टेक्स लाइक 3 hours टू फिक्स दिस प्रॉब्लम। नाउ ही हैज लाइक द वर्क वाज ऑलरेडी डन। तो ये सारा इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ मिल गया। और मैंने लास्टली कस्टमर को फोन करके पूछा कि आर यू सर सेटिस्फाइड विद दिस वर्क, और आपको क्या फीडबैक है, और उसने उस हिसाब से मुझे दिया। तो ये एक जो प्रोसेस मैंने आपको बताया, इस पूरे प्रोसेस में मेरे पास सिर्फ सेल्सफोर्स था, और सेल्सफोर्स पे मुझे एक प्लम्बर.com जैसे हजारों टेक्नीशियन हैं,
दिल्ली में, और उनके हिसाब से मुझे इस पिन कोड में जो मुझे टेक्नीशियन चाहिए था उसकी वेबसाइट से मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ सेल्सफोर्स में इंटीग्रेट कराया, और ये इन्फॉर्मेशन यहाँ फीड होने के बाद मैंने यहाँ पे कस्टमर को सर्विस दी। तो ये एक जो टोटल प्रोसेस मैंने आपको बताया मैम, यहाँ पे एपीआई का भी यूज हो रहा है, यहाँ पे रॉ डेटा का भी यूज हो रहा है, यहाँ पे मेटा डेटा का भी यूज हो रहा है। अब क्या होगा कि ये टास्क तो कंप्लीट हो गया, ये कस्टमर का सर्विस मैंने दे दिया, कस्टमर सेटिस्फाइड हो गया, कस्टमर को सर्विस मिल गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी कंपनी क्या कर रही है कि इस इंफॉर्मेशन को यहीं तक नहीं सेव कर रही है, इस इंफॉर्मेशन को क्या कर रही है, अलग अलग डिपार्टमेंट को भेज रही है। वो क्या करेगी, अब इस इंफॉर्मेशन को मार्केटिंग टीम को देगी, ये जो इनकी मार्केटिंग टीम होगी उसको ये इन्फॉर्मेशन जाके शेयर करेगी। तो ये भी सेल्सफोर्स पे ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है, इनकी मार्केटिंग टीम ऑलरेडी है सेल्सफोर्स पे। उसके बाद ये क्या करेगी, अकाउंट्स टीम को भी देगी कि हमारे हमने इतना इंफॉर्मेशन जनरेट किया। उसके अलावा ये सेल्स टीम को भी देगी। अब टाइम टू टाइम इस टेक्नीशियन को हर हर हफ्ते एक मेल शूट हो रहा है मार्केटिंग टीम से कि सर वी आर गिविंग यू 45% डिस्काउंट दिस टाइम, प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस। फिर से इसके पास आया, फिर से इसके पास है। तो ये मार्केटिंग टीम क्या कर रही है, बैकग्राउंड में आपको एक मेल शूट कर रही है एडवर्टीजमेंट का, जैसा कि हम सबके पास आता है गूगल की तरफ से। तो ये होता है एक्चुअली, मार्केटिंग टीम पीछे से मेल शूट करती रहती है हर 15 दिन पे, 10 दिन पे। सेल्स टीम का काम अब यहाँ से एक्टिव हो गया, और अकाउंट्स टीम के पास तो ऑलरेडी एक इंफॉर्मेशन जनरेट हो जाता है कि अभी तक इस कस्टमर ने हमारे इतनी सर्विसेज ली हैं और इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ है इस पार्टिकुलर एरिया से या इस पार्टिकुलर पिन कोड से। तो इस डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस को अगर आप देखोगे, तो इन सबको एज ए बिजनेस ओनर मैं ये चाहूंगा ना कि मेरी मार्केटिंग टीम कर क्या रही है, मुझे ये भी दिखे, मैं उसको भी ट्रैक कर पाऊँ। मेरी अकाउंट्स टीम के पास कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है मुझे वो भी देखना है। मेरे कितने नई एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, कितने नए क्लाइंट आए हैं अभी इस बार, क्लाइंट इन द सेंस कस्टमर, कितने कस्टमर मेरे पास नए आए हैं। मेरी सेल्स टीम क्या काम कर रही है, मेरी ऑपरेशन टीम कितने टिकट्स जनरेट कर पा रही है, कोई ऐसा टास्क तो नहीं रह गया जो ऑपरेशन टीम कर नहीं पाई, या किसी कस्टमर का एक फीडबैक गलत आया हो, या ये सारी चीजें जितने भी एन नंबर ऑफ थिंग्स होते हैं एक बिजनेस में, उन सारे प्रोसेसेस को एक जगह कोलैबोरेट करना और उसको ट्रैक करके एक इंफॉर्मेशन गैदर करके एक अपनी इफिशिएंसी निकालना, एक स्ट्रक्चर्ड वे में एक स्ट्रीमलाइन करना, ये सारा काम हमारा सेल्स फोर्स करता है। ठीक है, आई होप मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर पाया मैम। या ऑलराइट, तो बात करते हैं अब नेक्स्ट चीज की। अब सेल्सफोर्स में एक और टर्मिनोलॉजी जो यूज होती है जनरली, वो होती है सैंडबॉक्स। सो सैंडबॉक्स क्या होता है कि जो एक्चुअल डेटा होता है वो प्रोडक्शन पे होता है, जनरली हर एक प्रोजेक्ट में प्रोडक्शन पे ही होता है। तो जो प्रोडक्शन का कुछ रेप्लिका डेटा, ऐसा डेटा जो प्रोडक्शन पे से हम उठाकर टेस्टिंग टीम को दे रहे हैं या डेवलपमेंट टीम को दे रहे हैं, क्योंकि सेल्सफोर्स जो है इट्स ऑल अबाउट डेटा। तो सेल्सफोर्स में जब अगर कोई टीम है या कोई प्रोसेस है, तो उसको अगर कुछ इंप्लीमेंट करना है, ये मैंने एक प्रोसेस बताया और एक कस्टमर की बात। लेकिन लेट सपोज कि अगर ऐसे 10 मिलियन कस्टमर्स हैं मेरे पास, और 10 मिलियंस मेरे पास टेक्नीशियंस हैं, तो अब इतना लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को मुझे एक स्ट्रक्चर्ड वे में सेव करना, इनको ट्रैक करना और इनकी डेवलपमेंट कराना। अब मुझे कोई नया प्रोसेस इंप्लीमेंट करना है, मुझे लेट से यहाँ पे व्हाट्सएप इंप्लीमेंटेशन करवाना है कि एट जिस टाइम पे टिकट जनरेट हो रही है उसी टाइम पे कस्टमर को एक इन्फॉर्मेशन भी चला जाए कि जो टिकट हैज बीन जनरेटेड। अब मैं कुछ और कुछ भी सोच सकता हूँ एज ए बिजनेस प्रोसेस कि मुझे ये सब इंप्लीमेंट कराना है। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस मुझे इंप्लीमेंट कराना है, तो मेरी टेस्टिंग टीम को, मेरी क्यूए डिपार्टमेंट टीम को डेटा चाहिए होगा जिससे वो एक्चुअल टेस्टिंग कर पाए। तो मैं 10 लाख कस्टमर का डेटा तो नहीं दे सकता उनको, पर हाँ मैं कुछ 10 लाख में से 6 लाख डेटा या 5 लाख डेटा उठाकर दे सकता हूँ, ताकि वो उस डेटा के साथ एक्चुअल टेस्टिंग कर पाए और उसी डेटा के साथ मेरा एक्चुअल डेवलपमेंट भी कर पाए। उस डेटा का जो रेप्लिका है उसको हम सैंडबॉक्स बोल रहे हैं बेसिकली। तो ये वही डेटा होता है, बट आप सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वहां से हटा देते हो। लेट से जो एक्चुअल कस्टमर का ईमेल होता है या उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स होते हैं, ये सारी चीजें हम उसमें से रिमूव कर देते हैं और फिर उस डेटा को हम यूज करते हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में हम पढ़ेंगे अभी, जब मैं सैंडबॉक्स के बारे में थोड़ा और बताऊंगा। तो अभी तक जो हमने पढ़ा सेल्सफोर्स में, वो पहली चीज हमने देखी सेल्सफोर्स आर्किटेक्चर के बारे में, कि हमारे पास मल्टी टेनेंट, मेटा डेटा और एपीआई, तीन आर्किटेक्चर हैं, तीन सबसे मजबूत पिलर्स हैं सेल्सफोर्स के।
और उसके अलावा जो अभी हमने देखा वो है सेल्सफोर्स के टर्मिनोलॉजीज। जो पहला था ऐप, दूसरा इंस्टेंस, सुपर प्रोड और सैंडबॉक्स। अब मैं जो नेक्स्ट टॉपिक बताने जा रहा हूँ वो है सेल्सफोर्स सैंडबॉक्स, क्योंकि सैंडबॉक्स ना एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल्सफोर्स की नॉलेज को समझने के लिए। सैंडबॉक्स थोड़ा डिटेल में हम समझेंगे अभी। तो यहाँ तक कोई डाउट हो तो प्लीज फील फ्री टू आस्क, जो हमें भी पढ़ा है। या ठीक है। ओके, तो अब और थोड़ा डिटेल में समझते हैं सैंडबॉक्स बेसिकली है क्या। उसके पहले मैं कुछ चीज़ और बताता हूँ। तो सैंडबॉक्स में बेसिकली क्या होता है कि मैंने जैसा बताया कि एक जो एक्चुअल डेटा है हमारा, उसी का रेप्लिका होता है प्रोडक्शन का। नॉट द एग्जैक्ट डेटा बट काइंड ऑफ द सेम काइंड ऑफ डेटा। एंड सिंस द डेटा is required in a very large volume for development purpose and also for the testing purpose, so that is why we make sandboxes. So sandboxes are like logging. We use generally use different kinds of sandboxes. मैं उसके बारे में थोड़ा और बताता हूँ आपको। जो पहले की टर्म्स है उसको पहले समझ लेते हैं। तो की टर्म्स में एक मेटा डेटा है, जैसा मैंने बताया था कि मेटा डेटा इज डेटा अबाउट द डेटा। और सेल्सफोर्स में जो सेल्सफोर्स कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, जैसा कि जब आप लॉग इन करोगे किसी सेल्सफोर्स ऑर्ग पे, तो आपको उसमें फील्ड्स दिखेंगे, लेआउट्स दिखेंगे, प्रोफाइल्स दिखेंगे, एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑटोमेशन प्रोसेसेस आर बीइंग लाइक इम्प्लीमेंटेड ओवर देयर। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखते हैं। बात करते हैं सेकंड चीज की, वो है डेटा स्टोरेज। तो डेटा स्टोरेज रिलेट्स एट हाउ मच स्पेस देयर इज फॉर सेल्सफोर्स रिकॉर्ड्स। अब एक बिजनेस प्रोसेस में एक पार्टिकुलर फॉर्म है, लेट्स से टेक एन एग्जांपल ऑफ ए बैंकिंग प्रोसेस। अब मुझे एक बैंक में अगर लोन लेना है, तो मुझे एक बैंक उस बैंक में अपना एक अकाउंट खोलना पड़ेगा। उसमें मुझे मेरे ट्रांजेक्शन्स को चेक किया जाएगा, मेरा सिविल स्कोर चेक किया जाएगा, मैं कितना, मेरे पास क्या एसेट्स हैं वो चेक किया जाएगा। तो ये सारा जो अलग अलग पार्ट है, इनके लिए ऐसा नहीं है कि एक 5 लाइन का या 5 फील्ड का एक फॉर्म है और उसको फिल कर दिया, छोटा सा फॉर्म, और ये हो गया। ऐसा नहीं है। बैंक्स के भी बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस होते हैं। उनकी एक डिपार्टमेंट है जो आपकी सिविल स्कोर चेक कर रही है, वो आपके पूरे लास्ट कितने लोन्स आपने लिए हैं पिछले कुछ सालों में वो देखती है, आपने कितनों का रीपेमेंट किया है वो देख चेक कर रही है। उसके अलावा एक टीम और अलग है जो आपके ट्रांजेक्शन्स देख रही है कि आपने क्या ट्रांजेक्शन्स आपने किए हैं पिछले 1 साल में या पिछले 5 साल में। फिर तीसरी टीम एक अलग होती है जो आपकी एसेट्स को देखती है कि अगर आपको ये लोन मिलेगा तो आपके पास क्या एसेट्स हैं जिसके लिए आप दे सकते हो। तो ये सारी चीजें अलग दिखते हैं। अब ये सारा जब ये सारी पॉजिटिव चीजें हो जाती हैं, इन सब पे चेक लग जाता है इन प्रोसेसेस पे, स्टेप 1 पर, स्टेप 2 पर, स्टेप 3 पे। फिर आता है स्टेप 4, ओके नाउ यू आर लाइक एलिजिबल फॉर दिस काइंड ऑफ लोन। अब उस लोन में भी अलग अलग डिपार्टमेंट है। अब आप पर्सनल लोन ले रहे हो, होम लोन ले रहे हो, या फिर कोई बिजनेस के लिए लोन ले रहे हो, तो ये डिफरेंट डिफरेंट लोन्स के भी डिपार्टमेंट है। कहने को सिर्फ एक लोन डिपार्टमेंट है, पर एक्चुअल में जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है इनके प्रोसेस को, अगर आप उनको देखोगे ध्यान से, तो ये एक अपने आप में एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। हर एक लोन का अलग डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट में एक अलग प्रोसेस है, हर एक प्रोसेस के लिए एक अलग एसेट टीम है, एक अलग टीम है। तो ये सारी टीम जब तक गो अहेड नहीं देती है, तब तक एक लोन सैंक्शन नहीं होता है। और जब लोन सैंक्शन होता है, फिर उसको आप यूज कैसे करोगे, क्या क्या चीजें हैं, वो एक अलग अलग चीजें हैं। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, तो ये सारे प्रोसेसेस को हम डेटा जो है सेल्सफोर्स में रिकॉर्ड्स हम इसी तरीके से सेव करते हैं। तो मैंने एग्जांपल एक बैंकिंग का लिया था। इसी तरीके से सेल्सफोर्स में अलग अलग प्रोसेसेस होंगे। ये हो सकता है कि बैंकिंग की जगह पे कोई इन्वेंट्री प्रोसेस हो, कोई ई कॉमर्स वेबसाइट्स हो, कोई स्टॉक्स हो किसी का। तो ये सारे प्रोसेसेस, कोई सर्विस हो, किसी हॉस्पिटल मैनेजमेंट की कोई टीम हो, तो ये अलग अलग प्रोसेसेस को भी हम सेल्सफोर्स के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बात करते हैं फाइल स्टोरेज की। तो सेल्सफोर्स आपको किसी भी डेटा को कहीं सेव करना है, मुझे कहीं पे इंफॉर्मेशन सेव करना है, तो उसके लिए सेल्सफोर्स आपको डॉक्यूमेंट के फॉर्म में भी डेटा स्टोर करने के लिए ऑप्शन देता है, इमेजेस के फॉर्म में भी, वीडियोस के फॉर्म में भी। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरेजेस भी आप इसको यहाँ पर यूज कर सकते हो। ठीक है। तो बात करते हैं अब सैंडबॉक्स के टाइप की। तो सैंडबॉक्स का जो टाइप होता है वो दो तरीके का होता है बेसिकली, लेकिन डेटा स्टोरेज के लिए यूज होता है और दूसरा रिफ्रेश इंटरवल्स पे यूज होता है। तो
अब रिफ्रेश इंटरवल्स में क्या होता है कि जैसे एक साल में या पिछले 6 महीने में ऐसा हो सकता है कि द कस्टम लाइक 10 million customers are like added, और 3 million customers are like no longer with working with us. तो ये जो एक्चुअल डेटा अभी चल रहा होगा प्रोडक्शन पे, उस डेटा को टाइम टू टाइम डेवलपमेंट टीम और टेस्टिंग टीम के इन्वायरमेंट पे डेटा को इंजेक्ट किया जाता है। तो ये जो इंजेक्शन होता है एक्चुअल डेटा का रेप्लिका को, उसको हम रिफ्रेश इंटरवल्स बोलते हैं। तो रिफ्रेश इंटरवल्स में ही आपके प्रोडक्शन के डेटा को हम कहीं ना कहीं जो रियल डेटा अभी यूज हो रहा है, उसको हम अपने टेस्टिंग एनवायरनमेंट या डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में हम उस तरीके का डेटा लोड करते हैं, और उस डेटा के साथ फिर जो टीम होती है, रिस्पेक्टिव टीम, वो उस पर डेवलपमेंट या टेस्टिंग करती है। ठीक है। तो हर एक सैंडबॉक्स का बेसिकली एक एक टेम्पलेट होता है, मतलब इट इज लाइक ऑलरेडी लाइक डिफाइंड प्रोसेस होता है कि कौन कौन सा डेटा वी नीड टू फेच इट, कौन सा इंफॉर्मेशन उठाना है, कौन सा इंफॉर्मेशन को कहाँ डालना है। ये सब एक ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर्ड वे में, प्लान्ड वे में, और एक बड़े प्रोसेस के तहत तहत होता है। ऐसा नहीं होता कि मुझे ये सिर्फ क्लाइंट का सिर्फ ट्रांजेक्शन वाला पार्टी चाहिए, या फिर मुझे ये चाहिए, तो वो भी डेटा हम वहां से पिक करके किस इन्वायरमेंट में कहाँ इंजेक्ट करना है हमें, ये सब एक सेल्सफोर्स बड़े स्मूथ प्रोसेस के हिसाब से बताता है। जब हम लोग डेटा लोडिंग के बारे में पढ़ेंगे, जब मैं आपको बताऊंगा आगे वाले सेशंस में डेटा लोडिंग कैसे होता है, कैसे एक ऑर्ग से दूसरे ऑर्ग में डेटा लोड किया जाता है, तो वहां पर हम समझेंगे कि सैंडबॉक्स रिस्पेक्ट्स भी कैसे हो रहा है। ठीक है। अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं व्हाट इज लाइक ए सेल्सफोर्स सैंडबॉक्स। तो मैंने अभी तक जो इन्फॉर्मेशन दिया है वही चीज है सेल्सफोर्स के सैंडबॉक्स में, पर द ओनली थिंग दैट मेक्स इट डिफरेंट इज हियर इज दैट we use it for the testing purposes, we use it for the development purposes, and where we can also use different kind of we want to use different kind of processes such as accounts process, we want to use the contact process or lead processing. So for that kind of things we use different kinds of sandboxes also. So there are like multiple kinds of sandboxes, and each sandbox has its own kind of role. Each sandbox has its own storage capacity, and based on the license or based on the purchasing, that how the company or organization has purchased a sandbox. So that is how the sandboxes work. So we will talk about this more in the later section. So let's talk about more the sandbox types. So sandbox में basically 4 टाइप है यहाँ पे। अब ये डेटा किस तरीके से सेव हो रहा है, मैं उसके बारे में पहले बताता हूँ। तो एक पहली चीज यहाँ पे था, हाउ ऑफन यू कैन रिफ्रेश ए सैंडबॉक्स टू मिरर योर प्रोडक्शन इंस्टेंस। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप प्रोडक्शन से कितना इंस्टेंस उठाना चाहते हो, कितना लार्ज वॉल्यूम ऑफ का डेटा उठाना चाहते हो, और कितने से आप डेवलपमेंट कराना चाहते हो। ये सारी चीजें आप प्रोसेस इंप्लीमेंट कर सकते हो। दूसरी चीज है हाउ मच इंफॉर्मेशन यू कैन स्टोर एक्सेस डेटा, स्टोरेज एंड फाइल स्टोरेज। अब ऐसा नहीं होता है प्रोडक्शन पे आपने एक प्रो वर्जन ले लिया है, और टेस्टिंग टीम को तो आप प्रो वर्जन दोगे नहीं। उसको तो आप एक लिमिटेड डेटा देते हो, आप लिमिटेड डेटा के साथ टेस्टिंग करवाते हो, लिमिटेड डेटा के साथ आप डेवलपमेंट कराते हो। तो आपको उसमें से कौन सा डेटा उठाना है और कितना स्टोरेज है, ये भी चीज हम डिसाइड करते हैं सैंडबॉक्स के टाइप के थ्रू। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वेदर जस्ट मेटा डेटा और डेटा इज कॉपीड ओवर। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको एक रॉ डेटा देना है अपने टेस्टिंग टीम या डेवलपमेंट टीम को, कि ये आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में, जैसे जो डेटा मैंने बताया था अभी पिछले एग्जांपल में, कि मैंने एक कस्टमर का एक बेसिक रॉ इन्फॉर्मेशन लिया, और उस रॉ इन्फॉर्मेशन को मार्केटिंग टीम को भी फेच करके दे दिया, अकाउंट टीम को भी जनरेट करके दे दिया, और सेल्स टीम को भी दे दिया। तो अब होता क्या एक्चुअली में, जैसे ही मेरे पास एक टिकट जनरेट होने से पहले मेरे पास एक कस्टमर का कॉल आया, उस रॉ इन्फॉर्मेशन को मैंने अपने केस में सेव किया। वो इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली मार्केटिंग टीम को उसी समय चली जाती है। ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी सेल्स टीम को चली जा चुकी है, अकाउंट टीम को चली जाती है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी मुझे देना है कि नहीं देना? क्या मुझे सिर्फ रॉ डेटा इन्फॉर्मेशन देना है अपने टेस्टर्स को, डेवलपर्स को, या मुझे एक स्ट्रक्चर्ड वे में सेव डेटा देना है? तो ये सारा डिसीजन भी हम इस सैंडबॉक्स टाइप्स के थ्रू लेते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली विच सेल्सफोर्स एडिशन इंक्लूड विच सैंडबॉक्स टाइप्स। तो जब हम अभी सेल्सफोर्स एडिशंस के बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि सेल्सफोर्स के भी अलग अलग एडिशंस होते हैं। तो हर एडिशन में अलग अलग तरीके से हम सैंडबॉक्सेस को यूज करते हैं। ठीक है। बात करते हैं सैंड। यस। Yeah, definitely it's a cloud based. So we use like Salesforce are like give like a different kind of licensing or like subscription. So each subscription has its own what to say advantages and disadvantages.
So each subscription like give you like what kind, how many sandboxes you can use. Sandboxes in the terms that इसको आप इस तरीके से समझो कि मेरे पास एक टीम है जिसमें मेरे पास 10 लोग काम कर रहे हैं, जिसमें मैंने 4 टेस्टर्स को रखा है, 6 डेवलपर्स को रखा है, और मुझे 10 सैंडबॉक्सेस चाहिए। तो अब 10 सैंडबॉक्सेस में मुझे हर एक के लिए चाहिए, मुझे मतलब एक टेस्टिंग एनवायरनमेंट के लिए भी चाहिए, एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के लिए भी चाहिए, और एक प्रोडक्शन के लिए भी चाहिए। तो अब एज पर द सब्सक्रिप्शन, मैं कौन सा सब्सक्रिप्शन बाई करता हूँ सेल्स फोर्स से, मुझे उतना एक्सेस मिलेगा। ठीक है। तो अभी यहाँ पे 4 तरीके का बेसिकली सेल्स फोर्स अभी सैंडबॉक्सेस दे रहे हैं। पहला है फुल कॉपी सैंडबॉक्स, जिसके रिफ्रेश का इंटरवल 29 डेज रहता है। रिफ्रेश का इंटरवल 29 डेज का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि आप हर 29 डेज पर आप अपने इस सैंडबॉक्स को फुल्ली लोड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपका जब मन किया आप प्रोडक्शन से डेटा उठाकर अपनी टेस्टिंग टीम को दे दिए। ऐसा नहीं होता है। एक एक टाइम ड्यूरेशन सेट है यहाँ पे सेल्सफोर्स के द्वारा, कि आप इसी टाइम ड्यूरेशन में अपना डेटा पिक करोगे, इसी टाइम पे आप रिफ्रेश कर सकते हो। और उसमें भी डेटा स्टोरेज का कुछ कैपेसिटी होता है। अब जैसे फुल कॉपी में सेम एज प्रोडक्शन होता है, फुल स्टोरेज भी होता है, टेम्पलेट सपोर्ट भी रहता है, लेकिन अगर आप पार्शियल कॉपी की बात करो तो इसमें रिफ्रेश इंटरवल 5 डेज पे होता है, क्योंकि इसमें डेटा ही कम होता है, और डेटा स्टोरेज 5 GB का होता है, और फुल स्टोरेज में सेम एज प्रोडक्शन और टेम्पलेट सपोर्ट रिक्वायर्ड होता है। अब डेवलपर प्रो एडिशन का अगर सैंडबॉक्स अगर आप यूज करोगे तो उसमें रिफ्रेश इंटरवल 1 डे का रहता है, स्टोरेज भी 1 GB की है, फाइल स्टोरेज भी 1 GB की है। क्योंकि जनरली कंपनीज क्या करती है, उनको पता रहता है कि डेवलपमेंट तो सिर्फ डेवलपमेंट पर्पज से लिए यूज होना है, तो उसको इतना बड़ा सैंडबॉक्स देने का क्या मतलब। तो वो कॉस्ट कटिंग करती है कंपनी वहां पे, और डेवलपर को डेवलपर वाला ही सैंडबॉक्स प्रोवाइड करती है एज पर देयर रिक्वायरमेंट। और उसके अलावा फिर 1 डे का भी आता है, डे स्टोरेज 200 MB और नो टेम्पलेट सपोर्ट। तो दीज आर लाइक डिफरेंट काइंड्स ऑफ सैंडबॉक्सेस, जहां पर हमें एज पर द कैपेसिटी एंड एज पर द सब्सक्रिप्शन परचेज बाय द ऑर्गेनाइजेशन वी यूज दैट सच काइंड ऑफ सैंडबॉक्सेस। ओके, तो अब इसी चीजों को थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ बताया गया है। अ, इसमें यही बता रहे हैं कि डेवलपर सैंडबॉक्स में जो कैपेसिटी मैंने अभी बताई है 200 MB की, और जितना डेटा स्टोरेज बताया है, ये भी एक मेटा डेटा ही होता है और सेम प्रोडक्शन का ही डेटा होता है। और फिर डेवलपर प्रो सैंडबॉक्स में जैसा मैंने स्टोरेज के बारे में बताया, 1 GB डेटा स्टोरेज। और इसमें एक सबसे अच्छी चीज क्या होती है कि जो डेवलपर प्रो सैंडबॉक्स होता है उसमें अनलिमिटेड और परफॉर्मेंस एडिशन मिलता है सेल्सफोर्स का। अगर आपने ये वाला एडिशन अगर परचेज किया है सेल्सफोर्स से, तभी आप डेवलपर प्रो सैंडबॉक्स को यूज कर सकते हो अपनी टीम के लिए। ठीक है। और तीसरी बात करते हैं, थर्ड है हमारा पार्शियल कॉपी सैंडबॉक्स। तो यहाँ पर ये एक ऐसा सैंडबॉक्स है जो मतलब आप मेटा डेटा के, सिर्फ आप मेटा डेटा को कॉपी नहीं कर रहे हो, आप उसके एक्चुअल रॉ डेटा को भी कॉपी कर रहे हो। जो मैंने आपको बताया था कि मेरे पास रॉ डेटा है कस्टमर का, तो मैं उस डेटा को भी सेव करा सकता हूँ। पर क्योंकि डेटा इतना ज्यादा होता है कि कंपनीज कहीं ना कहीं स्टोरेज का भी बड़ा ध्यान रखती है, कि मैं इतने लाख, 1 लाख यूजर का या 10 लाख यूजर का रॉ डेटा सेव क्यों कर रहा हूँ, या फिर इस डेटा को अकाउंट डिपार्टमेंट को जितना चाहिए उतना ही देता हूँ। क्या जरूरत है उनको रॉ डेटा देने की या फिर कुछ और देने की। तो ये जो बिजनेस का डिसीजंस होता है कि मुझे कौन सा डेटा किस टीम को कितना देना है, ये सारे डिसीजंस भी एज पर द सैंडबॉक्स के सब्सक्रिप्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि कंपनी को ये लगता है कि नहीं, मुझे ना प्रोडक्शन के एक्चुअल डेटा पे अब किसी क्लाइंट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आ गया। लेट्स से मेरे पास इंडिया में जितने भी जैसे कि स्टारबक्स हैं, या फिर मेरे पास डोमिनोज है। तो मेरे पास अगर डोमिनोज मेरा क्लाइंट है, और डोमिनोज स्पेसिफिक कोई रिक्वायरमेंट आ गई मुझे, कि मुझे मेरा जो क्लाइंट डोमिनोज है उसके लिए कुछ एक ऐसा प्रोसेस इंप्लीमेंट करना है मुझे, तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे सिर्फ डोमिनोज का ही डेटा चाहिए होगा, वो भी लाइव डेटा चाहिए होगा, ताकि मेरी डेवलपमेंट टीम उसी हिसाब से उस रिक्वायरमेंट को डेवलप भी कर पाए, और टेस्टिंग टीम उसी हिसाब से उसको टेस्ट भी कर पाए। तो मैं चाहूंगा कि मुझे डोमिनोज के जितने भी स्टोर्स हैं इंडिया में, उन सारे स्टोर्स का इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाए। तो ये जो इतने सारे स्टोर्स हैं इंडिया में, लाखों में, उनका इंफॉर्मेशन उठाना और फिर टेस्टिंग एनवायरनमेंट को देना, डेवलपमेंट टीम को देना, और फिर उसको पूरे डेवलपमेंट फेज को कंप्लीट करके प्रोडक्शन पे लॉन्च करना, ये सारा चीज भी हम सब डिसाइड करते हैं इन सैंडबॉक्स की कैपेसिटी के हिसाब से। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी कुछ ऐसा ही है, दिस सैंडबॉक्स इज वेरी हेल्पफुल इफ यू विश टू टेस्ट न्यू फंक्शनैलिटी ऑन लाइव डेटा,
or if you wish to train users using live data in a test environment. ठीक है, तो अब ये जो वाला सैंडबॉक्स है, पार्शियल कॉपी सैंडबॉक्स है, ये बेसिकली एंटरप्राइज अनलिमिटेड परफॉर्मेंस एडिशंस के हिसाब से आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए आप सेपरेटली भी यूज कर सकते हो। लेट से मुझे 3 ही सैंडबॉक्स चाहिए या 2 ही सैंडबॉक्स चाहिए फुल प्रो, तो मैं उसको उस हिसाब से भी सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकता हूँ। बात करते हैं फुल सैंडबॉक्स की, तो जैसा मैंने बताया था कि फुल सैंडबॉक्स में प्रोडक्शन का एक्चुअल डेटा होता है और इसमें मेटा डेटा भी सेव होता है। तो यू गेट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपनिंग इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में जो हो रहा है एक्चुअल में, जिस डेटा के साथ जिस तरीके से एक्चुअल बिजनेस प्रोसेस इंप्लीमेंट हुआ है, वो पूरा का पूरा प्रोसेस और उस पूरे के पूरे डेटा को आप एक्चुअली टेस्टिंग और डेवलपमेंट पर्पज के लिए यूज कर सकते हो यूजिंग द फुल सैंडबॉक्स। अब इसमें मैंने बताया जैसा कि 29 डेज का रिफ्रेश इंटरवल है, और ये सेल्सफोर्स के अनलिमिटेड एंड परफॉर्मेंस एडिशन के साथ आता है, बट यू कैन परचेज इट सेपरेटली। जब हम लोग इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो मैं बताऊंगा आपको कि सेल्सफोर्स में सैंडबॉक्स कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने 10 सैंडबॉक्सेस का परचेज किया है, पर मैं यूज 3 ही कर रहा हूँ। तो एज ए सेल्सफोर्स एडमिन मेरे पास परमिशंस होता है कि मैं चौथा सैंडबॉक्स क्रिएट कर लूँ। तो ये सैंडबॉक्स का एक टेम्पलेट है, अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखोगे तो कुछ इस तरीके से सेल्सफोर्स का टेम्पलेट दिखता है। और सैंडबॉक्स के अंदर आप यहाँ पे नेम इन्फॉर्मेशन डालते हो, डिस्क्रिप्शन डालते हो, और फिर आप ये भी चीज दिखाते हो कि आपको क्या क्या चीजें यूजर को लॉगिन करने के बाद दिखानी है। तो यहाँ पे कुछ सेल्सफोर्स के स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट और कस्टम ऑब्जेक्ट से रिलेटेड चीजें हैं, और उन ऑब्जेक्ट्स को किस तरीके से किसको दिखाना है ये भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब कहने को तो मेरे पास 50 ऑब्जेक्ट्स है दिखाने को, लेकिन मुझे सब कुछ तो नहीं दिखाना, क्योंकि अगर मैं ज्यादा ऑब्जेक्ट्स दिखाऊंगा तो मेरा कैपेसिटी खत्म हो जाएगा स्टोरेज का, सैंडबॉक्स का। तो मैं जो भी चीज चाहता हूँ कि उस पार्टिकुलर यूजर के रिक्वायरमेंट के लिए हो या उसके प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके काम के करने के लिए, तो मैं वही वाले ऑब्जेक्ट्स उसको दिखाऊंगा, और उतना ही स्टोरेज उसके यूजर पे यूज होगा। ठीक है। जनरली ये एडमिन करती है। ठीक है, जो एडमिन होती है या फिर बिजनेस टीम होती है, जो लाइसेंस परचेज करती है ना, वो करती है। तो हम्म। नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं मैंने एग्जांपल के लिए 3 लिया था मैम, पर ऐसा नहीं है। हाँ, हाँ, हाँ। हम्म। राइट, राइट, राइट। और नहीं, सबका अलग अलग होता है। अभी मतलब अब कोई थोड़ा कॉस्ट कटिंग करे तो एक यूज कर ले, वो अलग चीज है। पर जनरली सैंड बॉक्सेस सबके अलग होते हैं। टेस्टिंग टीम के अलग सैंड बॉक्सेस होते हैं, और डेवलपमेंट टीम के अलग सैंड बॉक्सेस होते हैं। आप सैंड बॉक्स, राइट। और वो एक तरीके से लॉगिन क्रेडेंशियल हम बोल सकते हैं कि जो जो सैंडबॉक्स है ना, वो सेल्सफोर्स में आप समझो कि लॉगिन क्रेडेंशियल है, कि आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स कितने मिल रहे हैं। आपकी इस वेब अपनी सेल्सफोर्स में आपने प्रोसेस इंप्लीमेंट किया, अपना बिजनेस इंप्लीमेंट करा है, तो कितने यूजर्स के थ्रू आपका प्रोसेस लॉगिन हो सकता है। तो ये जो फैक्टर है ना, इसको हम सैंडबॉक्स के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है। ओके, सो यहाँ पे मैंने बताया कि सेल्सफोर्स का सैंडबॉक्स टेम्पलेट कैसे दिखता है, और ये कैसे एडमिन टीम या बिजनेस की टीम डिसाइड करती है कि कितने सारे प्रोसेसेस को हमें दिखाना है किसी पार्टिकुलर यूजर को। और इसके नीचे यहाँ पे लिखा है कि सैंडबॉक्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो लेट्स से अगर मैं एडमिन हूँ या फिर मैं बिजनेस टीम से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे दिख जाएगा कि आप स्क्रीनशॉट को ध्यान से देखो, तो यहाँ पे दिखता है यहाँ पे कि अवेलेबल सैंडबॉक्सेस कितने हैं। मेरे पास लेट्स से यहाँ पे 8 अवेलेबल है और 2 यूज में है। मेरे पास डेवलपर प्रो का कितना परचेजिंग मैंने कर रखा है वो यहाँ देख सकता हूँ मैं। पार्शियल कॉपी कितने सैंडबॉक्सेस है मेरे पास, और फुल कितने हैं। तो ये सारी चीजें हम एज ए एडमिन यहाँ पे चेक कर सकते हैं, और किसको कब एक्टिवेट करना है, किसको कब डीएक्टिवेट करना है, कौन सा डेटा कब हटाना है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है।
ओके, सो बात करते हैं सैंडबॉक्स में एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि हर एक सैंडबॉक्स के साथ ना एक यूज़र आईडी होता है। अब ये यूज़र आईडी आप अपने हिसाब से भी दे सकती है या फिर डेव टीम या टेस्टिंग टीम के रोल के हिसाब से भी ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है कि वो क्या देती है यूज़र नेम। और उसके हिसाब से वो एक कॉमन नेम एलियास रखती है और एक कॉमन एलियास के साथ वो अलग अलग टीमों को डिस्टिंग्विश कर देती है। और जब भी इनको रीसेट करना होता है तो एडमिन के पास एक नोटिफिकेशन जाता है, एडमिन फिर उसको चेक करके फिर उसको एक्टिवेट करने के लिए अलाउ कर देता है। अब अगली चीज जो हम लोग देखने जा रहे हैं यहाँ पे वो है हाउ टू रिफ्रेश अ सेल्सफोर्स सैंडबॉक्स। तो इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि मैंने जैसा बताया था कि टाइम टू टाइम सेल्सफोर्स में और लाइव डेटा जो प्रोडक्शन पे है वो चेंजेस होते रहते हैं। तो हर 3 महीने पे या 6 महीने पे साल भर पे कंपनीज क्या करती है कि टेस्टिंग एनवायरनमेंट को और डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को अपडेट करती रहती है ताकि प्रोडक्शन का डेटा उनके पास भी चला जाए। ये एक अपने आप में एक बड़ा लंबा प्रोसेस है, 3 दिन 4 दिनों का प्रोसेस है। अभी मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी काम कर रहा हूँ वहां पे अभी रिफ्रेश चल रहा है। तो रिफ्रेश के बाद क्या होता है कि अभी हमारा सारा काम हमारी प्रोसेस अभी रुक गई है। अभी 3 दिन तक हमारा रिफ्रेश चलेगा। तो रिफ्रेश में क्या होगा कि प्रोडक्शन का डेटा लोड होगा उसके एक्चुअल टेस्टिंग एनवायरनमेंट में। फिर टेस्टिंग एनवायरनमेंट में रिग्रेशन टेस्टिंग होती है। ये वेरीफाई होता है कि जो डेटा आया है उसकी वजह से ऐसा तो नहीं है कि कोई इम्प्लीमेंटेड प्रोसेस खराब हो गया हो या फिर कुछ नई नई इश्यूज आ गए हों। तो ये सारी चीजें हम रिफ्रेश के बाद पता कर पाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं। हाँ, हाँ, exactly. So we like take the replica of the exact production data and we like inject it in the testing and the development environment. uh, मतलब रेप्लिका इन द सेंस कि आप, मैंने बताया ना जैसा कि कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन को हम हटा देते हैं, बाकी सारा डेटा हम वहां से। हाँ, अब कोई एक्चुअली कस्टमर का ईमेल हुआ या कस्टमर के कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन से कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं उनको हटा देते हैं। तो अब जब आप डेटा लोड करते हो ना सेल्स फोर्स पे, टेस्टिंग एनवायरनमेंट पे या डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पे, तो ऐसा जनरली होता क्या है कि सारा का सारा डेटा जाता है एक साथ। अब उस डेटा, जब सारा का सारा डेटा एक साथ चला गया तो आप एज ए बिजनेस ओनर ये तो नहीं चाहोगे आपकी डेवलपमेंट टीम कोई प्रोसेस टेस्ट कर रही हो और कस्टमर का एक्चुअल ईमेल आईडी वहां पे पड़ा हुआ है, तो वो कुछ अपना टेस्ट करेगी और तो सीधा क्लाइंट को चला जाएगा मेल। तो वहां पर इस प्रॉब्लम से बचने के लिए रिफ्रेश के बाद जनरली कंपनीज जो है रिग्रेशन करवाती है, और रिग्रेशन के पहले इस बात को एज ए क्यूए, एज ए टेस्टिंग लीड, ये मेक श्योर करना पड़ता है कि वी आर नॉट यूजिंग एनी कस्टमर्स रियल इंफॉर्मेशन एंड वी आर मेकिंग श्योर दैट जब भी कोई टेस्टिंग हो रही हो तो वो डेटा वहां पे यूज नहीं हो रहा हो। ठीक है, या फिर हम्म, 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 हम्म। अच्छा, ठीक है। आ, गीतांजलि, इसको आप इस तरीके से सोचो कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन के ओनर हो और आप ही अर्बन, मैंने जो एग्जांपल दिया था यहाँ पे, और आपके पास ऐसा हर दिन 1 लाख टिकट जनरेट हो रहा है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हर दिन आपके पास 1 लाख टिकट्स जनरेट हो रही है, 1 लाख कस्टमर रिक्वायरमेंट्स आ रही है। तो अब आपको कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग भी करनी है। आप, ऐसा तो नहीं हुआ ना प्रोडक्शन पे जो आपने इन्वायरमेंट लिया है उसके लिए आप ज्यादा पे कर रहे हो सेल्स फोर्स को, पर जो टेस्टिंग इन्वायरमेंट है और जो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है उसके लिए आप कम पे कर रहे हो, क्योंकि आपको तो बस बनाना है ना, आपको तो एक्चुअल चीजें प्रोडक्शन पे करवानी है। तो आप ये नहीं चाहोगे ना कि अगर मेरे पास प्रोडक्शन पे 10 लैक्स डेटा है या 50 लैक्स डेटा है, तो टेस्टिंग इन्वायरमेंट में 50 लैक्स देने का क्या मतलब, उतना स्टोरेज देंगे तो उतनी ज्यादा हमें चार्ज देना पड़ेगा। अब हर एक सैंडबॉक्स का चार्ज है यहाँ पे, हर एक अकाउंट का एक कुछ ना कुछ सब्सक्रिप्शन का चार्ज है। जितना ज्यादा आप स्टोरेज लोगे उतना ज्यादा डेटा आपके पास सेव होगा। तो यहाँ पे एज ए बिजनेस
ओनर, आपको इस बात का भी मेक श्योर करना है कि मेरा स्टोरेज की वजह से मेरा ज्यादा कॉस्ट तो नहीं जा रहा सब्सक्रिप्शन का। आप समझ पा रहे हो मेरी बात? राइट, ऐसा हो सकता है। और राइट, राइट। तो अब तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें स्टोरेज ज्यादा नहीं होना चाहिए। हमारा स्टोरेज ज्यादा, क्योंकि जितना ज्यादा स्टोरेज होगा हमें उतना ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो कंपनी उसका भी ध्यान रखती है कि ज्यादा स्टोरेज नहीं, सिर्फ प्रोडक्शन पे स्टोरेज हो हमारा। फील्ड्स की बात, तो फील्ड्स तो स्टैंडर्ड रहते हैं ना। फील्ड्स तो स्टैंडर्ड रहते हैं, जो फील्ड्स रहता है वो स्टैंडर्ड रहता है। आप इसको इस तरीके से समझो कि फेसबुक पे इतने सारे यूजर्स हैं, पर फेसबुक को एक सर्वर मेंटेन करना पड़ता है ना। तो अभी से फेसबुक ने लेट्स से 10 करोड़ यूजर्स के लिए एक सर्वर ले रखा था। अब वो 10 से 20 करोड़ होगा, तो उसको सर्वर से एक और बाई करनी पड़ेगी, उसको सर्वर फिर से खरीदना पड़ेगा। तो अब तो अब एक्चुअली जो फेसबुक का प्रोडक्शन है, वहां पे तो सारा डेटा है, जो यूजर एक्टिव थे जो नहीं है सारा डेटा है। पर जो फेसबुक की डेवलपमेंट टीम होगी उसको आप इतना सारा डेटा क्यों दोगे? फिर उसके लिए अलग से स्टोरेज बाई करना पड़ेगा ना, टेस्टिंग की टीम के लिए उतना ही डेटा, उतना ही सर्वर। तो वो सर्वर परचेजिंग एक्स्ट्रा ना करना पड़े, तो मैं एज ए कंपनी ओनर चाहूंगा ना कि मेरी मेरी डेवलपमेंट टीम उतना ही इंफॉर्मेशन पे काम करे जितने से मेरी नई फीचर डेवलप हो जाए या मेरा बग फिक्सेस हो जाए। पर ये भी चीज चाहूंगा ना कि मेरे नॉट ओनली पुराने कस्टमर्स के साथ डेवलपमेंट हो, बल्कि नया इंफॉर्मेशन के साथ भी डेवलपमेंट हो और टेस्टिंग हो। तो वो इसका भी ध्यान रखना है कि मेरे पास एक नया कस्टमर जो पिछले 6 महीने में अगर 10 लाख कस्टमर्स ऐड हुए हैं, वो किसी और रीजन के हैं या किसी और कंट्री के बिलोंग करते हैं, तो उनपे भी टेस्टिंग हो सकता है कोई फीचर वहां पे फट रहा हो, वहां पे कोई ऐसी बग आ गया हो। तो ये सारी चीजें देखने के लिए हम स्टोरेज का बड़ा ध्यान रखते हैं यहाँ पे। ठीक है। आई होप। राइट, राइट। तो डेटा स्टोरेज का ही सारा चक्कर है यहाँ पे, क्योंकि जितना ज्यादा डेटा होगा आपके पास, आपको उतना ज्यादा सर्वर बाई करना पड़ेगा, आपको उतनी ज्यादा सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। पर आप ये भी नहीं चाहोगे ना कि आपकी टीम पुराने डेटा के साथ डेवलपमेंट करे। तो वो एक बैलेंस बनाने के लिए ही रिफ्रेश का एक प्रोसेस इंप्लीमेंट हुआ कि हर 6 6 महीने पे, साल भर पे प्रोडक्शन का नया डेटा आ जाए और हमारी टीम उस हिसाब से उसको काम कर पाए। ठीक है। बात करते। हाँ, वो मार्केटिंग टीम भी करती है, प्लस जो एक्चुअली जो बिजनेस टीम है या फिर जो डेवलपमेंट टीम है, उनके भी आर्किटेक्ट लोग की रोल, लोग इसमें जो इम्पोर्टेंट मेंबर्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा डेटा कितना लेकर लेके यूज करना है और क्या टेस्टिंग के लिए यूज होना चाहिए। वो सब उनका डिसीजन होता है, सीनियर लोगों का। ओके। बात करते हैं हाउ टू डिप्लॉय फ्रॉम सैंडबॉक्स टू प्रोडक्शन। तो सैंडबॉक्स से प्रोडक्शन में डिप्लॉय करने के लिए हमारे पास कुछ सर्टेन प्रोसेसेस हैं। जैसे कि एक चेंज सेट होता है, और चेंज सेट में बेसिकली क्या होता है, एक एक टूल होता है, जैसे जहां पर हम क्या करते हैं कि काइंड ऑफ लाइक वर्डप्रेस काइंड ऑफ चीज होती है वहां पे सेल्स फोर्स में, जहाँ पे चेंज सेट में आप ये बताते हो कि आप क्या क्या चीजें डालने वाले हो इस पर्टिकुलर प्रोडक्शन में, क्या क्या इस एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें जाने वाली हैं। तो ये एक अपने आप में एक अलग प्रोसेस है। चेंज सेट होता क्या है, चेंज सेट में डेटा कैसे सेव करता है डेवलपर, और क्यूए एज ए टेस्टर या एज ए एडमिन आप कैसे जाके उस डेटा को देख सकते हो। ये एक अलग प्रोसेस है जिसको हम आने वाले सेशंस में देखेंगे। बात करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड की। तो विजुअल स्टूडियो कोड एक नॉर्मल एडिटर है, कोड एडिटर जैसे इक्लिप्स होता है उस तरीके से है। यहाँ पे भी डेवलपर्स कोड लिखते हैं और इस कोड को यहाँ पे सेल्सफोर्स डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हो आप। और थर्ड होता है मेटा डेटा एपीआई। मेटा डेटा एपीआई में भी थर्ड पार्टी टूल्स जैसे कि गियर सेट, कोपैडो। अब गियर सेट क्या होता है, बेसिकली डिप्लॉयमेंट के लिए यूज होता है। जैसे जब आप एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट पे जब कोड डालते हो, तो आपको कोई ना कोई टूल चाहिए। अब यहाँ पे कोड कवरेज का ध्यान रखना पड़ता है, आपको एपेक्स का ध्यान रखना पड़ता है। तो वो सारी चीजें गियर सेट के थ्रू आप करते हो। और लास्ट है एंट माइग्रेशन टूल। अब ये क्या करता है कि आपने जो भी मेटा डेटा दिया है, अब वो उन मेटा डेटा को पैकेजेस के फॉर्म में सेव करता है।
और इन पैकेजेस को अलग अलग फीचर्स के साथ यूज करना है, कहाँ पे किस फंक्शनैलिटी के साथ किस चीज को इम्प्लीमेंट करना है, ये सारी चीजें इस टूल के हेल्प से डेवलपमेंट पर्पस के लिए डेवलपर्स यूज करते हैं। ठीक है। अब एक लास्ट चीज समझते हैं, अब वो है सेल्सफोर्स का एडिशंस। जैसा कि मैंने बताया था, अभी हम लोगों ने सेल्सफोर्स के सैंडबॉक्सेस के बारे में पढ़ा था, अब यहाँ पे एडिशंस हैं। तो सेल्सफोर्स में भी अलग अलग एडिशंस हैं। एसेंशियल एडिशन, प्रोफेशनल एडिशन, इंटरप्राइज, अनलिमिटेड और डेवलपर। अब हर एक एडिशन के कुछ प्लस और माइनस हैं, कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। एक एक करके आइए हम लोग समझते हैं इसमें होता क्या है। तो बेसिकली सबसे पहली बात तो मैंने जैसा बताया था, सब्सक्रिप्शन है तो कहीं ना कहीं चार्जेस इसके साथ इंक्लूडेड होगा। तो जो हमारा एसेंशियल एडिशन है वो $25 पर यूजर पर मंथ। अब इसके साथ क्या क्या फीचर्स मुझे मिलेंगे वो हम समझते हैं कि अगर किसी ने एसेंशियल एडिशन बाय किया है सेल्सफोर्स का, तो उसको ये किसके लिए होता है, बेसिकली स्मॉल बिजनेसेस हु वांट टू रन देयर बिजनेस ऑन सीआरएम सिस्टम क्विकली। जैसा कि यहाँ मैंने लिखा भी है कि छोटी कंपनीज हो, छोटा बिजनेस हो जिसके पास, तो वो एसेंशियल एडिशन बाय कर लेता है। अब इट प्रोवाइड प्रॉपर सेटअप असिस्टेंट, पूरा असिस्टेंट मिलती है आपको, यूआई के सारे फीचर्स मिलते हैं, एडमिन के टूल्स मिलते हैं और आप इसके थ्रू कर सकते हो। इसमें बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो आपकी सेल्स टीम को मिलेगी वो मिलेगी अकाउंट का एक्सेस, कॉन्टैक्ट का, लीड मैनेजमेंट का और अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट का। उसके साथ ही साथ आप मोबाइल एक्सेस कर सकते हो सेल्सफोर्स सीआरएम का, आप अपने मोबाइल पे भी एक्सेस कर पाओगे अपने प्रोसेस को जिसको इम्प्लीमेंट कराया आपने। और सर्टेन सेल्स के प्रोसेसेस को आप ऑटोमेट भी करा सकते हो विद द हेल्प ऑफ एक टूल होता है सेल्सफोर्स में, प्रोसेस बिल्डर। जब आप सेल्सफोर्स के एडमिन वाले पार्ट को जब समझोगे, जब सेल्सफोर्स में जो एडमिन्स होते हैं उनका काम होता है प्रोसेस बिल्डर को इम्प्लीमेंट करना। प्रोसेस बिल्डर बेसिकली क्या करता है कि जैसे मैंने यहाँ पे एक फॉर्म बताया था, मेरे पास एक रॉ डेटा है। अब इस रॉ डेटा से मैंने कुछ सेव किया, कुछ प्रोसेस इंप्लीमेंट किया, अब ये इन्फॉर्मेशन जाके मार्केटिंग टीम को भी जा रही है, अकाउंट टीम को भी जा रही है, सेल्स टीम को भी जा रही है। तो अब इसको करने का दो प्रोसेस है, एक तो है कि कोड के थ्रू करो आप, दूसरा है कि सेल्सफोर्स ने एक प्रोसेस बना रखा है कि जब भी आपको इस तरीके का डेटा अलग अलग जगहों पे सेव कराना है तो आप उसके लिए एक टूल यूज करो जिसका नाम है प्रोसेस बिल्डर। अब ये काम सेल्सफोर्स के एडमिन्स करते हैं, डेवलपर्स करते हैं। वो एक सर्टेन प्रोसेस को ऑटोमेट कर देते हैं। अब ये चीज तो हर बार होनी है, तो हर बार होने के लिए कोई ना कोई मैनुअल यूजर जाके इसको सेव कर रहा होगा मार्केटिंग टीम में या अकाउंट टीम में, सेल्स टीम में। तो इस टाइम एफिशिएंसी को बचाने के लिए सेल्सफोर्स ने एक नया फीचर लॉन्च किया, प्रोसेस बिल्डर। नया क्या मतलब, पहले से ही था। तो इस प्रोसेस बिल्डर फीचर्स के थ्रू आप सर्टेन प्रोसेसेस को ऑटोमेट कर सकते हो ताकि आपका डेटा ऑलरेडी जाकर वहां सेव हो जाए। क्विक एडिशन, ठीक है। बात करते हैं अगली चीज का, जो है सेल्सफोर्स का सर्विस कंसोल एप्स। जैसा मैंने बताया था कि सेल्सफोर्स ऐप सर्विसेज भी देता है आपके बिजनेस प्रोसेसेस के लिए, और सर्टेन लाइक केस मैनेजमेंट। केस मैनेजमेंट क्या होता है, जैसे कि जब भी कोई टिकट जनरेट होती है तो उस टिकट के साथ कुछ सर्टेन इंफॉर्मेशन भी सेव होते हैं। अब वो इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन कंपनी टू कंपनी है, बिजनेस टू बिजनेस प्रोसेसेस है कि कौन सी कंपनी कितना डेटा सेव कराएगी, और वो इंफॉर्मेशन यहाँ पर केस मैनेजमेंट के थ्रू सेव होती है। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा सेल्सफोर्स का मेन एसेंशियल एडिशन में? ओके, ऑलराइट। अब अगली चीज जो है वो लीड असाइनमेंट एंड राउटिंग है, और डुप्लीकेट ब्लॉकिंग, कस्टमाइजेबल सेल्स प्रोसेस। तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होता है जब भी कोई बिजनेस प्रोसेस है, तो बिजनेस प्रोसेस में अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, जैसे कि लीड असाइनमेंट कैसे कर रहे हो आप, राउटिंग कैसे कर रहे हो अपने डेटा की, और डुप्लीकेट ब्लॉकिंग भी करनी होती है, जैसे एक ही कस्टमर का इंफॉर्मेशन कहीं मल्टीपल जगह पे तो स्टोर नहीं हो गया। अब मैंने जैसा बताया था कि स्टोरेज का बड़ा पंगा है सेल्स फोर्स में। स्टोरेज को लेकर कंपनीज बड़ा बहुत सेंसिटिव रहती है कि उनका ज्यादा डेटा स्टोर ना हो, उतना ही स्टोर हो जितने से उनका काम चल जाए। क्योंकि जितना ज्यादा स्टोरेज बढ़ेगा उतना ज्यादा उनको सब्सक्रिप्शन बढ़ाना पड़ेगा, उतनी जल्दी उनका सर्वर पूरा फिल हो जाएगा और फिर उनको एक नया सर्वर लेना पड़ेगा। उसके अलावा जो कस्टमाइजेबल सेल्स प्रोसेस है, अब इसमें क्या होता है कि Salesforce is like providing two kind of processes. The one is like the standard process through which like generally you have a client, then you have a raw information, then you save that information, then you save it in the opportunity, then you make it as a lead, and then you use it for other like purposes like account department, then use it for the marketing team, for the sales teams। तो ये जो certain processes हैं जो हर एक बिजनेस में कॉमन होता है, तो उसको सेल्सफोर्स बोलता है स्टैंडर्ड प्रोसेस।
और कुछ होता है कि नहीं, मुझे ये प्रोसेस के थ्रू अपना बिजनेस नहीं चलाना, मेरा खुद का प्रोसेस है। तो उसके लिए आप क्या करते हो कि कस्टमाइज करवाते हो, या अपने डेवलपर्स को हायर करते हो, उनसे आप काम करवा के अपना कस्टमाइज प्रोसेस यूज करते हो, या फिर आप कुछ सर्टेन ऑटोमेटिक प्रोसेसेस को यूज करके एक कस्टमाइजेबल बना सकते हो अपने सेल्स फोर्स प्रोसेस को के लिए। अब कुछ फंक्शनल लिमिटेशंस होते हैं एसेंशियल एडिशन के, वो क्या होते हैं कि इट डज नॉट अलाउ द मिड साइज एंड लार्ज बिजनेस टू कस्टमाइज द सॉल्यूशन विद द कोड। अब मैंने जैसा बताया था कि जब भी कोई कंपनी है जिसको अगर सेल्सफोर्स पे अपना बिजनेस इंप्लीमेंट कराना है, तो उसके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि वो एक किसी सर्विस बेस्ड कंपनी को अपना प्रोसेस बोले कि मुझे ये इम्प्लीमेंट करवाना है, और वो डेवलपर टेस्टर्स को हायर करे और उस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करे। दूसरा, उनके पास क्या है कि दे कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू सेल्सफोर्स टीम और उनको बोले कि मैं एज ए सब्सक्रिप्शन दूंगा आपको, और आप ही को सब कुछ इम्प्लीमेंट करना है। तो ये जो दो डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच है किसी भी बिजनेस टीम के लिए, किसी भी शॉपकीपर के लिए, किसी भी बिजनेस वालों के लिए, वो ये ऐसा कर सकते हैं। अब इसमें दो प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम क्या है कि सेल्सफोर्स बोलता है कि ठीक है, आपको अपना बिजनेस प्रोसेस इंप्लीमेंट कराना है, आप हमसे कराओ या किसी छोटी छोटी सर्विस कंपनी से या किसी किसी और से करवाओ। तो वहां पर आप एक कोड के थ्रू अपना फीचर इंप्लीमेंट करा सकते हो, और दूसरा क्या है कि आप हमारे किसी ऑलरेडी बने हुए फीचर्स को यूज करके आप उसको कस्टमाइज करके यूज कर सकते हो। एक तो कोड के थ्रू होता है, और दूसरा क्या होता है कि उनके फीचर्स को यूज करके आप किसी प्रोसेस को इंप्लीमेंट करा सकते हो। तो जिसका एग्जाम्पल था ऊपर जो मैंने बताया था प्रोसेस बिल्डर, जब मैंने यहाँ पे बताया था कि सेल्स प्रोसेस को ऑटोमेट करते हैं, तो सेल्स प्रोसेस को ऑटोमेट करने का मतलब क्या हुआ कि सेल्सफोर्स ने पहले से ही आ, एक प्रोसेस बनाया है जिसका नाम प्रोसेस बिल्डर है। आप उसको यूज करके मतलब अपने किसी सर्टेन फीचर्स को इंप्लीमेंट करा सकते हो। तो वहां पे सेल्सफोर्स कहता है कि यू कैन यूज योर टीम, बट ऑल्सो यू कैन यूज द कोडिंग प्रोसेस, आप कोड भी करवा सकते हो। सेकंड थिंग हम देखते हैं, इट हैज लिमिटेड सेल्स ऑटोमेशन कैपेबिलिटीज। तो आप हर चीज को ऑटोमेट नहीं करा सकते हो, आपको ज्यादातर कोड पे डिपेंड करना पड़ेगा, आपको डेवलपर्स हायर करने पड़ेंगे। एडमिन का रोल बहुत कम रहेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सेल्स ऑटोमेशन की कैपेबिलिटीज में लिमिटेशन। तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, जो मैंने बताया था कि थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। जो मैंने एग्जांपल पिछला लिया था कि मेरे पास जो प्लम्बर की कंपनी है, वो एक उन्होंने अपनी वेबसाइट पीएचपी पे बनाई है। अब ये मेरे लिए तो थर्ड पार्टी हो गया, क्योंकि मेरा जो कस्टमर है, मेरा जो टेक्नीशियन है, मैंने इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन तो सेल्स फोर्स पे रखा है, पर किसी दूसरी की वेबसाइट से इंफॉर्मेशन प्लम्बर्स के टेक्नीशियंस का लार्ज डेटा इंप्लीमेंट कराना सेल्स फोर्स पे मेरे लिए एक थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन होगा। तो ऐसे ऐसे कितने सारे थर्ड पार्टी होंगे मेरे पास, इस प्रोसेस को इंप्लीमेंट कराने के लिए पॉसिबल नहीं होता है सेल्सफोर्स के एसेंशियल एडिशन के साथ। अब होता है, डज नॉट अलाउ द फीचर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑर्डर एंड कोड्स। अब जनरली क्या होता है कि कोई भी प्रोसेस हो बिजनेस का, इट्स ऑल अबाउट कॉन्ट्रैक्ट्स, इट ऑल अबाउट ऑर्डर्स एंड इट ऑल अबाउट कोड्स। अब एक प्रोसेस में, बिजनेस प्रोसेस में यही तीन चीज होती है, और एक इनवॉइस। तो अब ये सब चीजें इसमें आपको नहीं मिलेगा ये फीचर अगर आप यूज करोगे तो। क्रिएशन ऑफ यूजर प्रोफाइल, रोल्स एंड परमिशन सेट आर आल्सो नॉट पॉसिबल इन दिस एडिशन। बात करते हैं सेकंड सेकंड चीज, वो है प्रोफेशनल एडिशन। तो प्रोफेशनल एडिशन में क्या है कि आप 60 मेंबर्स तक यूज कर सकते हो, 2 यूजर प्रोफाइल पर यूजर, 2 यूजर रोल्स पर ऑर्ग एंड परमिशन सेट्स। यहाँ पे जो चार्जेस होते हैं वो $75 पर यूजर पर मंथ है। तो ये आप देख सकते हो कि आप एक यूजर के लिए $75 दे रहे हो, और आपके पास अगर 1 लाख या 10 लाख कस्टमर है, तो सोचो आपको कितना ज्यादा इसमें कॉस्ट का ध्यान रखना पड़ेगा। और अब इनके साथ कुछ खास फीचर्स देते हैं, जैसा जो प्रोफेशनल एडिशंस है उसमें ये सारे फीचर्स देते हैं। लीड रजिस्ट्रेशन से लेकर सेल्स ऑर्डर, प्रोडक्ट एंड प्राइस बुक, केस माइलस्टोन ट्रैकर, और फोरकास्टिंग मोबाइल ऐप, लाइटनिंग सिंक, ये सारी के सारे फीचर्स आप इसके साथ यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर एक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, वो जो मिसिंग है इसमें, वो क्या है कि सेल्सफोर्स का वेब सर्विस एपीआई डेवलपमेंट इंटीग्रेशन थर्ड पार्टी इज पॉसिबल, बट इट रिक्वायर्स मोर देन 25 USD। अब ये कुछ पेमेंट का है इनके साथ, इतने पेमेंट पे ही ये अपना इंटीग्रेशन वाला फीचर अलाउ करते हैं, वरना ये नहीं करते हैं। उसके अलावा दैट इंटरप्राइज टेरिटरी मैनेजमेंट फीचर इज ऑल्सो मिसिंग, ये भी नहीं होता है। और अपॉर्चुनिटी टीम को स्प्लिट करना, ये भी पॉसिबल नहीं है इसके थ्रू। और जो सेल्सफोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो एपेक्स लैंग्वेज है जिसपे आप कोड लिखते हो, डेवलपर्स कोड लिखते हैं एपेक्स में, उसका एक्सेस नहीं मिलता है यहाँ पे। यहाँ पे इन सारे चीजों का एक्सेस नहीं मिलता है।
ठीक है, बात करते हैं एंटरप्राइज एडिशन की। जो एंटरप्राइज एडिशन है वो भी कुछ इसी तरीके से है, पर यहाँ पे 150 यूएसडी पर यूजर पर मंथ। तो आप देख सकते हो कितना डिफरेंस है। कहाँ वो $25 पर यूजर पर मंथ था, यहाँ 150 यूएसडी है पर यूजर पर मंथ। और इसके साथ इतनी सारी फीचर्स मिलते हैं। और चौथा है अनलिमिटेड एडिशन। अनलिमिटेड एडिशन में 300 यूएसडी पर यूजर पर मंथ। अब इसमें 250 मेंबर्स के लिए यूज होता है। और इसके साथ मल्टीपल फीचर्स आपको मिलते हैं। 1000 एडमिन सर्विसेज, आप एक साथ 1000 एडमिन सर्विसेज यूज कर सकते हो। अनलिमिटेड, इट प्रोवाइड एक्सेस टू अनलिमिटेड ऑनलाइन ट्रेनिंग, आप कितने भी ऑनलाइन फीचर्स ट्रेनिंग फीचर्स को ऐड कर सकते हो। कस्टमाइजेशन, एप्लीकेशन के लिए भी कस्टमाइजेशन के लिए भी आप अनलिमिटेड कस्टमाइजेशन कर सकते हो। अनलिमिटेड कस्टम टैब्स एंड ऑब्जेक्ट्स को यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें इसमें होती है। प्लस इसके कुछ फीचर्स हैं: 24/7 सपोर्ट, 2000 डेटाबेस ऑब्जेक्ट, completely customization with mobile feature और unlimited mobile development sandboxes, and importantly 1-to-1 coaching session for the Salesforce expert। आप अपने Salesforce expert से 1-to-1 कांटेक्ट भी कर सकते हो। जो फिफ्थ है वो हमारा डेवलपर एडिशन है। वो एक फ्री एडिशन होता है, और इसमें आपको बेसिकली क्या होता है कि कुछ लिमिटेड एक्सेस मिलता है डेटा का। और ये डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाया जाता है, ताकि डेवलपर्स को जितने डेटा की जरूरत पड़े उतने ही पे उनका डेवलपमेंट हो। अब अपग्रेड करने के लिए सेल्सफोर्स के अलग अलग प्रोसेसेस हैं। आप उनके सेटअप में जाकर, आप ऑर्गेनाइजेशन एडिशन में जाकर सर्टेन चेक बॉक्सेस को चेक कर कर आप इसके अपने एडिशन को भी अपग्रेड कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें जो लाइसेंसेस होता है सेल्सफोर्स का, वो तीन तरीके का होता है। जो होता है वो, एक पहला यूजर लाइसेंस है, दूसरा फीचर लाइसेंस, और तीसरा है परमिशन सेट लाइसेंस। यूजर लाइसेंस में बेसिकली हम क्या करते हैं, हर एक यूजर को एक सिंपल लाइसेंस देते हैं कि कौन सा यूजर के पास कितना कितना एक्सेस रहेगा डेटा, किसको कौन सी प्रोफाइल दिखेगी और कौन सी चीजें जिसको नहीं दिखेंगी। तो ये हम यूजर स्पेसिफिक लाइसेंस देते हैं। दूसरा एक फीचर स्पेसिफिक लाइसेंस होता है। अब एक ही ऑर्गेनाइजेशन में कितने सारे लोग हैं जो एक साथ काम कर रहे हैं, पर डिफरेंट डिफरेंट रोल्स पे काम कर रहे हैं। कहीं पे वीपी काम कर रहे हैं, कहीं पे कोई सीनियर आर्किटेक्ट काम कर रहा है, कहीं पे एक जूनियर काम कर रहा है, कोई इंटर्न काम कर रहा है। तो अब हर एक को तो हम एक्सेस नहीं दे सकते ना हर चीज का। तो जिसके पास क्या एक्सेस रहेगा, कौन कितने फीचर्स को एक्सेस कर सकता है, कौन किस डेटा को मॉडिफाई कर सकता है, इन सारी चीजों को हम लाइसेंसेस के थ्रू भी डिवाइड करते हैं। अब सेल्सफोर्स क्या करता है, यूजर लाइसेंस, फीचर लाइसेंस, परमिशन सेट लाइसेंस इनको बताता है। अब इसको इंप्लीमेंट करने के लिए आप सेटअप पे जाओ, एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप पे जाओ, कंपनी प्रोफाइल पर जाकर कंपनी इंफॉर्मेशन चेक करते हो, और वहां पर आपको लाइसेंस का टाइप दिखता है। अगर आप इस स्क्रीनशॉट को देखो तो यहाँ पे दिखता है आपको कि यहाँ पे आइडेंटिफाई स्टेटस दिख रहा है आपको कि कितने एक्टिव हैं और कितने लाइसेंसेस हैं, यूज कितने हुए हैं, रिमेनिंग कितने हैं। ये इस तरीके का आपको डेटा दिखेगा जब आप लाइसेंसेस को चेक करोगे। परमिशन सेट के कितने लाइसेंसेस आपके साथ, आप परमिशन सेट में आप सीआरएम यूजर कितने दे रहे हो, सेल्स यूजर कितने यूज कर रहे हो, और इनबॉक्स यूजर कितने हैं, आइंस्टाइन सैंडबॉक्स यूजर कितने हैं, ये सारी चीजें भी हम यहाँ पे बताते हैं। उसके अलावा जो हमारा फीचर लाइसेंस होता है, उसमें हम किस टीम को कितना लाइसेंसेस देना है। जैसे मुझे मार्केटिंग टीम को कितने लाइसेंसेस रखने हैं, एक ऑफलाइन यूजर जाएगा तो उसको कितने लाइसेंसेस रखने हैं, सेल्सफोर्स का एक कंटेंट यूजर होगा उसको कितने देने हैं। So depending upon the kind of team and their structure and kind of number of employees we have, we are like distinguishing it in different kinds of licenses। ठीक है, अब डिफरेंट सेल्सफोर्स यूजर लाइसेंसेस में दो चीजें हैं, एक एक सेल्सफोर्स है, एक सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म है। अब यहाँ पे क्या होता है कि हर एक लाइसेंस को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे कि सेल्सफोर्स, सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म, लाइटनिंग प्लेटफॉर्म, ये अलग अलग आपके प्लेटफॉर्म्स हैं सेल्सफोर्स के। और हर एक प्लेटफॉर्म पे इन लाइसेंसेस का एक्सेस भी अलग अलग तरीके से है। जैसे आप किसी क्रोम ब्राउजर पे लॉग इन करते हो तो आपके पास एक गेस्ट यूजर होता है, एक नॉर्मल यूजर होता है, एक एडमिन यूजर होता है। उसी तरीके से सेल्सफोर्स पे भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूजर्स के थ्रू आप एक्सेस के हिसाब से आप लॉग इन कर सकते हो। अब यहाँ पे जैसे चैटर फ्री लाइसेंस है, चैटर एक्सटर्नल लाइसेंसेस है। तो जब आप एक यूजर क्रिएट करोगे तो वहां पे एक ऑप्शन आता था कि आपको कौन सा लाइसेंस देना है कि इस यूजर को। तो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट एंड बेस्ड ऑन द पर्पस आप उस यूजर को वो लाइसेंस देते हो। अब किसी यूजर को मुझे कम्युनिकेशन का लाइसेंस देना है कि वो इंटरनली टीम्स में कम्युनिकेट कर पाए, ईमेल कर पाए या फिर चैटिंग कर पाए, तो मैं उसको चैटर ओनली वाला लाइसेंस दूंगा। मैं उसको चैटर फ्री लाइसेंस नहीं दूंगा। और मुझे किसी को सिर्फ कंटेंट स्पेसिफिक देना है तो मैं कंटेंट स्पेसिफिक वाला दूंगा। मुझे गेस्ट यूजर देना है तो मैं गेस्ट यूजर दूंगा। तो ये डिपेंडिंग अपॉन कि मुझे कौन से यूजर को कितना एक्सेस देना है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर कैटेगराइज करके यूज कर सकते हैं। ठीक है।
अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की, जैसे कि सेल्स फोर्स में मैंने जो बताया अभी आपको डिफरेंट काइंड ऑफ लाइसेंसेस। अब हर एक लाइसेंस में अलग 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 तरीके से एडिशंस के, ये सब एक तरीके से एक तरह से हायरार्की में है। एक एडिशन है, उसके अंदर एक लाइसेंस है, उस लाइसेंस के अंदर सैंडबॉक्सेस है। अब हर एडिशन में कौन सा लाइसेंस आता है, किस लाइसेंस के साथ कौन सा सैंडबॉक्स मिलता है आपको यूज करने के लिए, ये इस तरीके से हायरार्की में काम करता है। ठीक है। तो अभी तक तो हमने ये चीज समझ ली। अब दूसरी बात करते हैं कस्टमर पोर्टल मैनेजर की। तो अब जैसे सेल्सफोर्स में दो तरीके होता है, एक सिल्वर पार्टनर, एक गोल्ड पार्टनर होता है। तो सिल्वर पार्टनर में बेसिकली अगर आपके कुछ सर्टेन काइंड ऑफ डेवलपर्स हैं या टेस्टर्स हैं जिन्होंने एक साथ बल्क में परचेजिंग किया है, तो सेल्सफोर्स उनको सिल्वर पार्टनर बोल रहा है। और अगर बल्क में वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, कुछ सर्टेन नंबर्स को अगर क्वालिफाई कर रहे हैं, तो उनको हम गोल्ड पार्टनर के हिसाब से डिस्टिंग्विश भी कर रहे हैं वहां पे। ये सेल्सफोर्स अपने मार्केटिंग पर्पस के लिए यूज करता है। ठीक है। और यहाँ पे ये डिफरेंट काइंड ऑफ लाइसेंसेस हैं जो मैंने बताया, चैटर, चैटर फ्री लाइसेंस, चैटर एक्सटर्नल, ये सारे लाइसेंसेस यहाँ पर हैं। तो एक बार हम रिकैप करते हैं जो भी चीज आज आज हम लोगों ने देखा, और इसको एक एक करके समझते हैं पहले। सबसे पहले आज हम लोगों ने देखा कि सेल्सफोर्स आर्किटेक्चर क्या है, सेल्सफोर्स का आर्किटेक्चर किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो मैंने जैसा बताया कि पहला था मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर, मेटा डेटा, और तीसरा एपीआई। सेकंड चीज जो हम लोगों ने आज देखी वो थी सेल्सफोर्स की टर्मिनोलॉजीज थी, कि हम लोग कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं सेल्सफोर्स में। तो मैंने जैसा बताया, एक ऐप यूज करते हैं, इंस्टेंस यूज करते हैं, सुपर प्रोड यूज करते हैं, और यूज करते हैं, और सैंडबॉक्स यूज करते हैं। और हम लोगों ने इसके अलावा आज सैंडबॉक्स को काफी डिटेल में समझा कि सैंडबॉक्स होता क्या है, सैंडबॉक्स क्यों यूज करती है कोई ऑर्गेनाइजेशन, क्यों इतना डेटा को लेकर कंपनी सेंसिटिव रहती है। मैंने आपको ये भी समझाया कि सैंडबॉक्स के कितने स्टोरेज के हिसाब से कैसे सैंडबॉक्स को चार डिपार्टमेंट में बांटा गया है, फुल, कॉपी, पार्शियल, डेवलपर प्रो, और डेवलपर। और कब किस सैंडबॉक्स को कितने इंटरवल्स पे आप रिफ्रेश कर सकते हो, किसका डेटा कितना स्टोरेज होता है, ये सारी चीजें आज हम लोगों ने सैंडबॉक्सेज में देखी। उसके अलावा ये देखा कि सैंडबॉक्स का टेम्पलेट किस तरीके से दिखता है, और सैंडबॉक्स टेम्पलेट के अलावा एक सैंडबॉक्स जब क्रिएट होता है, तो हर एक सैंडबॉक्स में कितने एक्टिव हैं आपके पास, वो सारी चीजें आप सैंडबॉक्सेस को सेटअप के थ्रू देख सकते हो कि क्या, कौन सा सैंडबॉक्स हमारा कितना अवेलेबल है। और इसके अलावा हमने ये देखा कि आज सैंडबॉक्स कैसे रिफ्रेश करने के लिए, डेवलपर डिप्लॉय करने के लिए किस तरीके से सैंडबॉक्स को यूज करता है, कि कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल करता है, जैसे चेंज सेट, विजुअल स्टूडियो कोड, मेटा डेटा एपीआई, और एंड माइग्रेशन टूल। और सेल्सफोर्स एडिशंस कितने होते हैं, बेसिकली सेल्सफोर्स कौन सा एडिशन कितना यूजर एक्सेस दे रहा है, और किस एडिशंस के कितने चार्जेस होते हैं, और क्या क्या फीचर्स कौन से एडिशंस में होते हैं, ये सारे एडिशंस हम लोगों ने देखे हैं। जो पहला एडिशन था वो था एसेंशियल एडिशन, जिसमें $25 पर यूजर था, और ये सारे फीचर्स हमें मिल रहे थे। और उसके बाद हम लोगों ने देखा प्रोफेशनल एडिशन, जिसमें $75 और ये सारे फीचर्स थे उसके साथ। और एंटरप्राइज एडिशन देखा हमने, और अनलिमिटेड एडिशन, और इसके बाद लास्टली हमने देखा था डेवलपर्स एडिशन। और इन सारे एडिशंस को आप जब एक सेल्सफोर्स पे जब लॉग इन करोगे, तो आप भी चेक कर सकते हो कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने कौन सा एडिशन मेरे लिए ले रखा है। तो आप सेटअप में जाकर ये सारे एडिशंस को भी देख सकते हो। उसके अलावा जो हमने देखा कि लाइसेंसेस कितने सारे होते हैं, और हर लाइसेंस के कितने सारे फीचर्स होते हैं, ये सारी चीजें हमने आज के सेशन में देखी। तो किसी का कोई डाउट हो आज के सेशन से रिलेटेड, तो प्लीज फील फ्री टू आस्क, मैं कोशिश करूंगा बताने की। हाँ। या। हाँ। चलिए, अच्छा है। तो हाँ। हाँ।